जियांग फे ने टावर के चारों गार्ड्स को चुपचाप मार गिराया, फिर एक्सप्लोजिव्स लगाने के बजाय वो नीचे चला गया। इसका रीजन बहुत सिंपल था, वो अभी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं खोना चाहता था। बॉम्ब फटते ही लाइट फैक्शन की आर्मी इस टावर की तरफ दौड़ पड़ती और जियांग फे ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। टावर से बाहर निकलते ही इजाबेला ने फिर से हिडन शैडो कास्ट किया। दोनों चुपके से दूसरे, तीसरे और चौथे टावर में घुसे और सारे गार्ड्स का काम तमाम कर दिया। 15 मिनट्स बाद चारों टावर्स के सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे। अब आगे जो भी होगा वो हमारी स्पीड पर डिपेंड करेगा, पहला एक्सप्लोजिव लगाते हुए जियांग फे ने कहा। प्रोग्रेस बार खत्म होते ही जियांग फे पीछे मुड़कर बॉम्ब को देखे बिना सीधे दूसरे टावर की तरफ भागा। वो बस दूसरे टावर तक पहुंचा ही था कि पहले टावर का एक्सप्लोजिव फट गया और उसने पूरे टावर को तबाह कर दिया। जियांग फे के पास पीछे मुड़कर इन फायरवर्क्स को एंजॉय करने का टाइम नहीं था, उसे जल्दी से दूसरे टावर में जाकर अगला एक्सप्लोजिव लगाना था। यार 30 सेकंड्स बहुत कम है, दूसरा एक्सप्लोजिव लगाते हुए जियांग फे ने कहा। इमरजेंसी, कुछ गड़बड़ है, सोल्जर जाकर पता करो कि क्या हुआ। अरे नहीं, नॉर्थ ईस्ट का डिफेंस टावर तबाह हो गया है। सारे गार्ड्स कहाँ हैं? जाकर देखो वहां क्या चल रहा है। जैसे ही जियांग फे तीसरे टावर की तरफ बढ़ा, पूरे टाउन में हलचल मच चुकी थी, लेकिन टाउन के एनपीसीएस पैनिक नहीं कर रहे थे। आखिर ये एक मिलिट्री बेस था, सब लोग पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन में थे। जब पहला टावर तबाह हुआ तो सोल्जर्स का पहला रिएक्शन उस जगह को इन्वेस्टिगेट करना था। एनपीसीएस को यह नहीं पता था कि जियांग फे सारे टावर्स उड़ाने वाला है, इसलिए उन्होंने बाकी 3 टावर्स पर किसी को नहीं भेजा। जियांग फे के लिए यह बहुत अच्छा चांस था कि वो सबकी नजरों से बचकर तीसरे टावर तक पहुंच जाए। उसी वक्त दूसरे टावर में रखा दूसरा एक्सप्लोजिव भी फट गया। एक और पावरफुल शॉकवेव गूंज उठी और एक और टावर मलबे में बदल गया। ये हो क्या रहा है? कैप्टन सर, नॉर्थ ईस्ट टावर के साथ नॉर्थ वेस्ट टावर भी तबाह हो गया है। किसी अटैक का कोई साइन नहीं है। तो फिर जाकर पता क्यों नहीं करते कि ये किसने किया है? जाओ और कोई काम की इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आओ। बूम! तीसरा टावर भी तबाह हो गया। कैप्टन सर, साउथ वेस्ट का टावर भी टूट गया है। क्या हम वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करें? हे भगवान, तुम बेवकूफों को खाना खिलाना ही वेस्ट है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई इस बेस के सारे टावर्स को टारगेट कर रहा है? जाओ और साउथ ईस्ट टावर को सिक्योर करो। हम उस आखिरी टावर को किसी भी हालत में तबाह नहीं होने दे सकते। कैप्टन गार्ड चिल्लाया। जब वो लोग ये बातें कर रहे थे, जियांग फे पहले से ही साउथ ईस्ट टावर के अंदर एक्सप्लोजिव लगा रहा था। और जब जियांग फे इजाबेला के साथ बाहर निकल रहा था तो उसने गार्ड्स के एक बड़े ग्रुप को टावर के अंदर आते देखा। हाँ, रिएक्शन तो अच्छा है, पर अभी भी बहुत स्लो हो। जियांग फे लिटरली गार्ड्स के उस बड़े ग्रुप के ठीक सामने से दौड़ता हुआ निकल गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। वो लोग अपने काम में इतने बिजी थे कि उन्होंने अपनी तरफ आती किसी प्रेजेंस को नोटिस ही नहीं किया। जियांग फे ने गार्ड्स को टावर प्रोटेक्ट करने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि बॉम्ब फटने में 10 सेकंड से भी कम का टाइम बचा था। जब तक वो लोग वहां पहुंचते, टावर पूरी तरह तबाह हो चुका होता। बूम! डिंग! You have killed a light faction member. Obtained 150,000 experience points, 300 honor points, 50 silver coins. एक्सप्लोजन के तुरंत बाद जियांग फे को कई सिस्टम नोटिफिकेशंस मिले। नॉट बैड, फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट्स, जियांग फे ने खुश होकर कहा। फिलहाल वो दोनों साउथ गेट के टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ दौड़ रहे थे। डांग डांग डांग! चर्च की घंटियां बजने लगी, जिससे पूरे टाउन को एक बड़े अटैक का अलर्ट मिल गया। सारी शॉप्स और मर्चेंट स्टॉल्स बंद हो गए। सारे एनपीसी गार्ड सबसे पास वाले डिफेंस टावर के पास इकट्ठे हो गए, जो पहले ही मलबे में बदल चुका था। टेलीपोर्टेशन सर्कल पर रीइंफोर्समेंट्स के तौर पर 2 एक्स्ट्रा गार्ड्स खड़े थे, लेकिन जियांग फे के लिए इन्हें हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसे छुपकर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने आगे छलांग लगाई, अपना स्टेल्थ तोड़ा और टेलीपोर्टेशन सर्कल के गार्ड्स पर अटैक कर दिया। उसे एक सेकंड का फायदा उठाना था। अगर टाउन का कैप्टन गार्ड काफी फास्ट हुआ तो शायद उसने अब तक पास के फोर्ट्रेस से रीइंफोर्समेंट्स के लिए रिक्वेस्ट भेज भी दी होगी। क्रैक! थंप! एक वायलेट लाइटनिंग जमीन पर गिरी और जियांग फे अपने डीमन फॉर्म में आ गया। भूखे शेरों की तरह जियांग फे और इजाबेला दुश्मन को पलटकर वार करने का मौका दिए बिना उन पर टूट पड़े। वो लेवल 70 के एडवांस्ड इलीट टियर मॉन्स्टर्स थे। सच कहा जाए तो जियांग फे का यहां डीमन फॉर्म इस्तेमाल करना एक मैसिव ओवरकिल था। 30 सेकंड से भी कम टाइम में टेलीपोर्टेशन सर्कल पर तैनात सारे गार्ड्स मारे गए। बेला, अब अगले टारगेट तक पहुंचने के लिए ब्रूट फोर्स के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। टेलीपोर्टेशन सर्कल पर बॉम्ब लगाने के बाद जियांग फे ने कहा। मैं समझ गई, इजाबेला ने सिर हिलाया। जियांग फे ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि टेलीपोर्टेशन सर्कल से पहले ही कई सोल्जर्स बाहर निकलने लगे थे। जियांग फे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सोल्जर्स को पीछे धकेलने की कोशिश की। अगर उन्हें ऐसे ही लिमिटलेसली स्पॉन होने दिया गया तो जियांग फे भी ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाएगा। 19, 20, 21। जियांग फे तब तक काउंट करता रहा जब तक कि 5 सेकंड्स नहीं बचे।
उसी वक्त जियांग फे ने दुश्मनों को पीछे धकेलना छोड़ा और इजाबेला को खींचते हुए टेलीपोर्टेशन सर्कल से जितना दूर ले जा सकता था ले गया। 26, 27, 28, 29, 30। बूम! जियांग फे के एक सेफ डिस्टेंस तक पहुंचते ही बॉम्ब फट गया। टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर आ रहे सारे सोल्जर्स पल भर में मारे गए। बेला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम सोल्जर्स की भीड़ चीरकर आगे बढ़ेंगे, जियांग फे ने कहा और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन करके उसके बिना ही हवा में उड़ गया। इजाबेला तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है और वो एक डीमन ड्रैगन में बदल गई। अब स्टेल्थ की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सिर्फ एक टारगेट बचा था। ऊपर से चर्च के पास बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो रहे थे। इतने सारे दुश्मनों को जियांग फे अकेला हैंडल नहीं कर सकता था। ओ मर्सिफुल लॉर्ड ऑफ लाइट, हमें इस तबाही से बचाइए। वो एक ड्रैगन है। नहीं, यहां 2 ड्रैगन्स हैं। हे भगवान, क्या आपने हमारा साथ छोड़ दिया है? जब आसमान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन और एक मीडियम साइज ड्रैगन दिखाई दिए तो हायर इंटेलिजेंस वाले एनपीसीएस की हालत खराब हो गई। जिन एनपीसीएस में हायर इंटेलिजेंस प्रोग्राम नहीं थी वो बस जियांग फे और इजाबेला की तरफ दौड़ पड़े, इस बात को इग्नोर करते हुए कि वो ड्रैगन्स थे। जियांग फे नीचे झपटा और जो भी उसके करीब आया उस पर अटैक कर दिया। उसका डीमन फॉर्म अभी भी एक्टिव था, इसलिए जियांग फे बिना किसी खतरे के कोई भी हिट झेल सकता था। ग्राउल! इजाबेला ने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और अपनी एक नई अनलॉक हुई स्किल एक्टिवेट कर दी, ड्रैगन फॉर्म एओई मैजिक डार्क लाइट। इजाबेला के बड़े पंखों के नीचे से सुई जैसी ब्लैक लाइट की किरणें बारिश की तरह गिरने लगीं। जिन पर भी ये स्किल लगी वो मोमबत्ती की तरह पिघल गए। स्किल के रिलीज होते ही दर्द और तड़प की चीखें गूंज उठीं। चर्च से बाहर आए हजारों सोल्जर्स बस एक ही झटके में मारे गए। टाउन में अब बस एक ही टेलीपोर्टेशन सर्कल बचा था और वो उस बड़े चर्च के ठीक पीछे था। चर्च से अनगिनत सोल्जर्स बाहर निकल रहे थे, लेकिन इजाबेला के पावरफुल अटैक्स ने उन सबको घास फूस की तरह काट कर रख दिया। इस चांस का फायदा उठाकर जियांग फे ने बिना किसी रुकावट के आसानी से एक्सप्लोजिव लगा दिया। उस आदमी को रोको! जियांग फे को देखकर कोई चिल्लाया। शुरुआत में उन सबका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि इजाबेला कितनी स्ट्रांग है और वो जानते थे कि पीछे छुपना ज्यादा सेफ रहेगा। इसी वजह से उनकी नजर जियांग फे की सस्पिशियस हरकतों पर पड़ गई। वो समझ गए कि चारों डिफेंस टावर्स और पहला टेलीपोर्टेशन सर्कल उसी ने तबाह किया था। वो क्या कर रहा था और आगे क्या करने वाला था, ये जानकर वो लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। अगर जियांग फे ने इस आखिरी टेलीपोर्टेशन सर्कल को तबाह कर दिया तो उन्हें मिलने वाला सारा सपोर्ट और रीइंफोर्समेंट्स कट जाएगा। सबसे करीब का फोर्ट्रेस भी 3 घंटे की दूरी पर था। जब तक कोई उन्हें बचाने आता, डीमन ड्रैगन इजाबेला उन सबको मार चुकी होती। एनपीसीएस को समझ आ गया था कि अगर जियांग फे ने टेलीपोर्टेशन सर्कल तोड़ दिया तो उनकी पक्की हार होगी। इसलिए अब खोने को कुछ नहीं था, तो वो अपनी आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए आगे बढ़ पड़े। बेला, इन्हें रोको! जियांग फे चिल्लाया, क्योंकि उसकी तरफ आ रहे 10 से भी ज्यादा हाई ऑफिसर्स कम से कम लेवल 70 के लॉर्ड टियर बॉसेस थे। भले ही जियांग फे अपने डीमन फॉर्म में उन्हें रोक सकता था, फिर भी उसके हारने के चांसेस थे क्योंकि उसके पास काउंटर अटैक प्लान करने का टाइम नहीं था। ऊपर से वो लोग बहुत ज्यादा थे। अगर उनमें से एक भी उससे बचकर आगे निकल गया और उसने टेलीपोर्टेशन सर्कल का एक्सप्लोजिव तोड़ दिया तो जियांग फे अपना क्वेस्ट हार जाएगा। इजाबेला ने दहाड़ लगाई और ऑफिसर्स से टकराने के लिए नीचे की तरफ झपटी। हायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से आसमान से एक विशाल ड्रैगन को नीचे आता देख ये एनपीसीएस पीछे हटने लगे। भले ही ये उनके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी, लेकिन वो एक 30 मीटर लंबे डीमन ड्रैगन को हराने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। बेला, मुझे अब तुम पर ही भरोसा है। बस कम से कम 30 सेकंड्स तक इन्हें रोके रखना। जियांग फे आगे बढ़ते हुए चिल्लाया और टेलीपोर्टेशन सर्कल पर एक्सप्लोजिव लगाने लगा। इजाबेला ने अपना ड्रैगन सिर हिलाया और पूरे रास्ते पर आग उगलनी शुरू कर दी ताकि कोई भी जियांग फे के करीब ना आ सके। ड्रैगन ब्रेथ पावरफुल तो थी, लेकिन वो एनपीसीएस को बस उनकी जगह पर रोकने के काम ही आ रही थी। वो लोग अटैक्स को डॉज करने में बहुत माहिर थे। फिर भी ये अटैक इतना बड़ा था कि एक ही हिट में अच्छा खासा डैमेज दे सकता था। टाइम नहीं बचा है, हम उस आदमी को बॉम्ब फटने नहीं दे सकते। या तो कोशिश करते हुए मरेंगे या वैसे भी मरना ही है, एक ऑफिसर चिल्लाया। अब वो लोग सचमुच डेस्परेट हो चुके थे। टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर आने वाले सोल्जर्स को जियांग फे ने रोक दिया था और वो बड़ा सा ड्रैगन उनका रास्ता रोके खड़ा था। डेस्परेट होकर ऑफिसर्स इजाबेला की तरफ भागे और अटैक करने लगे। भले ही उन सबके पास इजाबेला के खिलाफ लेवल का एडवांटेज था, लेकिन उसका डिफेंस इतना ज्यादा था कि वो लेवल 70 के लॉर्ड टियर बॉसेस उसे तोड़ ही नहीं सकते थे। थैंक यू बेला, जितना दूर जा सकती हो जाओ। बॉम्ब फटने के करीब पहुंचते ही जियांग फे चिल्लाया। उसने तुरंत क्विलिन्स प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दिया। इनवल्नरेबिलिटी के साथ जियांग फे इस एक्सप्लोजन से सेफ रहेगा। बूम! आसमान में एक बड़ा सा मशरूम क्लाउड उठा और इस टाउन को बाहर की दुनिया से जोड़ने वाला आखिरी टेलीपोर्टेशन सर्कल तबाह हो गया। सारे रीइंफोर्समेंट्स के रास्ते कट गए थे। ऊप्स! लगता है अब तुम लोग अकेले पड़ गए हो। अब मेरे रीइंफोर्समेंट्स को बुलाने का टाइम आ गया है, जियांग फे ने हंसते हुए कहा। उसने वो डिवाइस बाहर निकाला जो आइवान ने उसे दिया था और उसे ओपन करके एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन सर्कल बना दिया।
लानत है तुम पर, तुम डीमन रेस से हो, एक ऑफिसर चिल्लाया। हाँ, अंधे हैं क्या ये? अपनी आंखें घुमाते हुए जियांग फे ने कहा। वो पूरे टाइम अपने डीमन फॉर्म में ही लड़ रहा था और इजाबेला अपने डीमन ड्रैगन फॉर्म में थी। उन्हें कैसे नहीं पता चला कि वो क्या है? उसका ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म एक प्योर ब्लड डीमन का था। ऐसा लग रहा था कि एनपीसीएस को डीमन रेस पहचानने के लिए आंखों के बजाय किसी स्पेशल मेथड से काम करने का प्रोग्राम किया गया था। कितने बेवकूफ हैं ये! लाइट फैक्शन के ऑफिसर्स सदियों से डार्क फैक्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें कैसे नहीं पता चला कि मैं डीमन रेस से हूं? जाहिर है इसके पीछे एक सॉलिड रीजन था। ये डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स की गलती थी। वो लोग बस बहुत आलसी थे। एनपीसीएस में हायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं था। हर एनपीसी की अपनी स्पेसिफिक कोडिंग होनी चाहिए जिसमें हफ्तों या महीनों का काम लगता है। डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स ने सोचा होगा कि ये एनपीसीएस स्टोरी प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी सोच की वजह से सिर्फ उन एनपीसीएस और बॉसेस को हायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई थी जो हायर लेवल्स के थे और डंजन मैप्स का हिस्सा नहीं थे। बाकी एनपीसीएस जैसे डंजन बॉसेस, एनपीसी गार्ड्स और सोल्जर्स को फॉलो करने के लिए बस एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग दी गई थी। ये वो लोग थे जो सिर्फ एक सर्टन इनपुट पर ही रिएक्ट करते थे। फिलहाल जियांग फे ने मिनी टेलीपोर्टेशन सर्कल का सेटअप पूरा कर लिया था। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लाइट फैक्शन के ऑफिसर्स इतने बेवकूफ क्यों हैं। अभी उस पोर्टल से सोल्जर्स का एक समंदर इस छोटे से टाउन में आ रहा था। वेल डन भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मिशन खत्म कर दोगे। मैंने तो अभी तक अपना खाना भी खत्म नहीं किया है, पोर्टल से बाहर आते हुए नाइट्स कमांडर हाइंज ने कहा। हाँ, मुझ छोटे इंसान को इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है, जियांग फे ने कहा। हो, तुम्हारी इस बहादुरी को बिना रिवॉर्ड दिए नहीं जाने देंगे, हाइंज ने कहा। डिंग, यू हैव कंप्लीटेड द हिडन क्वेस्ट, एन आई फॉर एन आई। डिंग, you have obtained 40 million experience points, 1000 gold coins, ring of decimation. Your reputation points in the demon race has increased by 1000 points. You have gained 500 reputation points in the dark faction. Ding! Congratulations to player Verdio Glider for reaching level 61. All attributes +1. Obtained 5 attribution points. Nice! जियांग फे ने खुश होकर स्माइल किया। भले ही ये सिर्फ एक लेवल था, लेकिन लेवल 61 तक पहुंचना जियांग फे के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस मैप के ज्यादातर दुश्मन लेवल 70 या उससे ऊपर के थे। लेवल 61 पर पहुंचते ही वो लेवल सप्रेशन सिस्टम तुरंत हट जाएगा, जो लेवल 60 पर होने की वजह से अब तक उस पर लगा हुआ था। अब जब क्वेस्ट खत्म हो चुका था, जियांग फे ने अपनी इन्वेंट्री खोली और रिंग ऑफ डेसिमेशन को चेक किया। रिंग ऑफ डेसिमेशन, रिंग एंशियंट, मैजिक अटैक +1000, इंटेलिजेंस +200, वाइटैलिटी +50, इक्विप, ग्रांट्स अ पैसिव स्किल डेसिमेट, स्ट्रेंथन फॉरबिडन स्पेल्स, increase AoE diameter by 50%, damage by 40%. Level requirement 60. जियांग फे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे पता था कि इक्विपमेंट के जरिए फॉरबिडन स्पेल्स को एनहांस किया जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि क्वेस्ट पूरा करने पर ऐसा इक्विपमेंट मिल सकता है। माना कि नेगेटिव वाइटैलिटी स्टैट थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैजिशियंस ग्लास कैनन्स की तरह होते हैं, पर रिंग का मैजिक अटैक स्टैट इतना पावरफुल था कि ये मैजिशियंस के लिए एक मस्ट हैव आइटम बन गई। इस अनोइंग नेगेटिव वाइटैलिटी स्टैट को छोड़ भी दें तो रिंग की लेवल रिक्वायरमेंट 60 थी। लिटिल रेन अभी सिर्फ लेवल 45 पर था। लेवल 60 तक पहुंचने के लिए उसे अभी काफी लंबा इंतजार करना था। माय लॉर्ड, अब अगला स्टेप क्या है? जियांग फे ने हाइंज से पूछा। खून के बदले खून, याद है ना? हाइंज ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को और कसते हुए कहा। वो मारे गए वॉकर्स को अपना सगा भाई मानता था। वो चारों हाइंज वॉकर्स इवान और फ्रिस्ट भाइयों की तरह थे। वो अपने भाई को मारने वाले दुश्मनों को कैसे माफ कर सकता था और कैसे भूल सकता था? तुम यहां आओ, हाइंज ने एक लोअर रैंक वाले सोल्जर को बुलाते हुए चिल्लाकर कहा। जी सर, सबको इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि तुम इस टाउन को यहां के लोगों के खून से दोबारा रंग दो। मूनलाइट चर्च को छोड़कर तुम किसी को भी जिंदा नहीं जाने दोगे। जी सर। वो लोअर रैंक सोल्जर पूरी प्लेटून में दौड़ा और उसने ये ऑर्डर सबको दे दिया। देखते ही देखते पूरी आर्मी चारों तरफ फैल गई और लाइट फैक्शन के हर एक इंसान को मौत के घाट उतारने लगी। अब कोई रेजिस्टेंस बाकी नहीं थी। जो सोल्जर्स रीइंफोर्समेंट्स के तौर पर आने वाले थे, उन्हें इजाबेला ने बड़ी आसानी से मार दिया था। यहां तक कि हाइंज और उसके डार्क फैक्शन के सोल्जर्स के पहुंचने से पहले ही इजाबेला ने लाइट फैक्शन के हायर ऑफिसर्स को तुरंत निगल लिया था। घरों और शॉप्स के कई बंद दरवाजे तोड़ दिए गए और अंदर मौजूद एनपीसीएस को बेरहमी से मार दिया गया। पल भर में ही पूरा टाउन खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगा। मासूम सिविलियंस को मारने की कोई जरूरत नहीं है क्या? इजाबेला ने कहा। वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी थी। भले ही उसे सी मॉन्स्टर्स को काटना बहुत पसंद था, पर वो इस नरसंहार का नजारा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। प्रिंसेस, हम यहां एक मिशन से आए हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती।
हमारे पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए, हाइंज ने इजाबेला के सामने झुकते हुए कहा। उसने अपना ऑर्डर वापस नहीं लिया। मिशन? क्या इसका मूनलाइट चर्च से कोई लेना देना है? जियांग फेई ने पूछा। बिल्कुल सही, हमें अंदर से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। माना जा रहा है कि लूमिनस चर्च की सेंट उस बिल्डिंग में मेडिटेट कर रही है, हाइंज ने मूनलाइट चर्च की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या तुम उसे किडनैप करने वाले हो? जियांग फेई ने पूछा। अगर वो सेंट को मारना चाहते तो हाइंज मासूम सिविलियंस को मारने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधा पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर देता। यही तुम गलत हो, हम उसे किडनैप नहीं कर रहे, हम उसे गुलाम बनाने वाले हैं। उस चर्च में बहुत सारे बैरियर्स और ट्रैप्स हैं। अगर हमने उसे तोड़ने की कोशिश की तो हमारे बहुत से सोल्जर्स मारे जाएंगे। मैंने टाउन पर अटैक करने का ऑर्डर इसलिए दिया था ताकि सेंट मजबूर होकर खुद बाहर आ जाए। वो एक भोली भाली बच्ची है, अगर लूमिनस चर्च की इमेज बचाने के लिए ही सही, वो इन लोगों की जान बचाने के लिए पक्का बाहर आएगी, हाइंज ने कहा। जियांग फे ने इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे हाइंज का तरीका सही नहीं लग रहा था, पर अब बात उसके हाथ में नहीं थी। वो समझ सकता था कि हाइंज बस अपने ट्रूप्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। भले ही जियांग फे के लिए ये एक गेम था, पर हाइंज इसी दुनिया में जी रहा था। वो एक लड़ाका था और सिविलियंस को जिंदा छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे से जानता था। रुक जाओ! उसी वक्त मूनलाइट चर्च के दरवाजे झटके से खुले। नन्स का एक ग्रुप बाहर आया और सबसे आगे वही सेंट खड़ी थी। वो देखने में सिर्फ 15 साल की लग रही थी, फिर भी उसके चारों तरफ एक अलग ही होली ऑरा था। किसी भी एंगल से देखो, उसमें सिवाय पवित्रता और दिव्यता के कुछ नजर नहीं आ रहा था। वेल, ये तो हमारी हर हाइनेस सेंट है। ऑल सोल्जर्स, अटैक रोक दो! सेंट के चर्च से बाहर आते ही हाइंस चिल्लाया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, नीच डीमंस! डिवाइन सेंट चीखी। मैडम, मैं बस एक वॉर कमांडर हूं। मुझे सिर्फ 2 चीजों की फिक्र होती है, जंग जीतना और अपने सारे सोल्जर्स की जान बचाना। इसके अलावा मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइंज ने मुस्कुराते हुए कहा। सेंट की गाली का उसे बुरा नहीं लगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो क्या तुम इस टाउन को छोड़ दोगे? सेंट ने कहा। वो समझ चुकी थी कि हाइंज से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही माय लेडी, अगर मूनलाइट चर्च मेरे लिए इतना खतरनाक ना होता तो मैं सिविलियंस को कभी नहीं मारता। आप बेफिक्र रहें, अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं वादा करता हूं कि इस टाउन में अब और खून नहीं बहेगा, हाइंज ने कहा। योर हाइनेस, आप इनके साथ नहीं जा सकती। प्लीज वापस चर्च में चलिए। जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ जाते, हम चर्च की प्रोटेक्शन के भरोसे रह सकते हैं। सेंट के बगल में खड़ी एक बूढ़ी नन रोते हुए बोली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सिविलियंस का क्या होगा? सेंट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। योर हाइनेस, मेरे पास तुम दोनों की बातें सुनने का टाइम नहीं है। हम तुम्हारे इलाके में हैं और तुम्हारे रीइंफोर्समेंट्स किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ और मौतें हों। इसलिए मेरा ऑफर ये है, अभी मेरे साथ चलो वरना मैं पूरे टाउन को मरवा दूंगा। सोच समझकर जवाब देना, हाइंज ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सेंट ने बिना किसी झिझक के कहा। सच कहें तो उसके पास कोई खास चॉइस नहीं थी। अगर वो वापस चर्च में छुप जाती तो वो बच तो जाती, लेकिन लोगों का भरोसा बुरी तरह टूट जाता। योर हाइनेस, आप ऐसा नहीं कर सकती। वो बूढ़ी नन फिर चिल्लाई और सेंट को सीढ़ियों से नीचे जाने से रोकने के लिए उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। मुझे लगता है कि ये बूढ़ी औरत इस टाउन की बर्बादी देखना चाहती है, या शायद ये भी आपके साथ चलना चाहती है, हाइंज ने बूढ़ी नन को घूरते हुए कहा। एक! हाइंज से नजरें मिलते ही वो बूढ़ी नन खौफ से चीख पड़ी। उसने तुरंत सेंट को छोड़ दिया और दौड़कर वापस चर्च में घुस गई। उफ! जियांग फे ने एक गहरी सांस छोड़ी। भले ही वो डार्क फैक्शन का था, पर उसने ये मान लिया था कि लाइट फैक्शन की सेंट का बर्ताव कितना काबिले तारीफ था। उसने न सिर्फ लोगों की सेफ्टी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उसने ऐसा अपने धर्म के भरोसे को बचाने के लिए भी किया। सच में ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, और उसके पीछे खड़ी बाकी नन्स में उसकी जैसी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। लेडी सेंट हाइंज ने बड़ी पोलाइटनेस के साथ सेंट को ग्रीट किया, जैसे वो कोई बहुत खास मेहमान हो। उसने सेंट को हाथ भी नहीं लगाया और उसके सोल्जर्स भी काफी पीछे हट गए ताकि सेंट आराम से खुद चलकर आ सके। हाइंज ने ना तो उसे बांधा और ना ही उसकी मैजिक पावर्स को सील किया। डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस ले जाते वक्त उसे एक मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उम्मीद है तुम अपने वादे पर कायम रहोगे, सेंट ने रुककर पीछे मुड़ते हुए कहा। हाइंज ने बस सिर हिलाया। सेंट थोड़ा घबराई, पर उसने हाइंज पर भरोसा करना ही सही समझा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो चर्च के बाहर जमा सोल्जर्स के पास से गुजरी और मिनी टेलीपोर्टेशन सर्कल में घुस गई। सोल्जर्स, वापस अपने बेस की तरफ बढ़ो! सेंट के गायब होते ही हाइंज जोर से चिल्लाया। कमीनो, हमारी सेंट को अभी वापस करो! आसमान से एक तेज आवाज गूंजी। डैम! पीछे हटो! अभी पीछे हटो! हाइंज डर से कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। उसे अचानक एक बहुत ही भारी पावर महसूस हुई, जो सिर्फ किसी ओवरलॉर्ड टियर बॉस की ही हो सकती थी। माय प्रिंसेस, प्लीज सोल्जर्स के साथ पीछे हट जाइए, मैं हमारे लिए थोड़ा टाइम निकालता हूं।
हाइंज ने तुरंत इजाबेला से कहा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक हाई प्रोफाइल दुश्मन को पकड़ा था और वो अपने किसी भी साथी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तुम क्या करने वाले हो? जियांग फे ने वरीड होने का नाटक करते हुए पूछा। वही जो हर वॉर कमांडर करेगा। वैसे भी बैटलफील्ड पर मरना एक आदमी के लिए सबसे बड़ा ऑनर होता है, हाइंज ने एक वार्म स्माइल के साथ कहा। जियांग फे ने एक गहरी सांस ली जब उसने देखा कि उसकी स्माइल में डर या डाउट का नामोनिशान नहीं था। लाखों में एक चांस था कि हाइंज किसी ओवरलॉर्ड टियर ओपोनेंट के खिलाफ लड़कर जिंदा बच सके। ये जानते हुए भी हाइंज वहीं रुकने की जिद पर अड़ा था। एक बार जियांग फे और इजाबेला पोर्टल से निकल जाएं तो हाइंज मिनी टेलीपोर्टेशन सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस तक पहुंचने का कोई रास्ता न बचे। ठीक है, मैं तुम्हारी बहादुरी के किस्से बाकियों को जरूर सुनाऊंगा, जियांग फे ने एक लॉयल सोल्जर की तरह बिहेव करते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा है, पर वो श्योर था कि इसका सिनारियो के कंटिन्यूएशन से कुछ लेना देना है। भले ही वो देखना चाहता था कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, लेकिन वो और इजाबेला मिलकर भी किसी ओवरलॉर्ड टियर बॉस के सामने नहीं टिक सकते थे। तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? वही आवाज फिर से गूंजी। जियांग फे और मिनी टेलीपोर्टेशन सर्कल के ठीक बीच में एक गोल्डन लाइट की चमक नीचे गिरी। जियांग फे एकदम सुन्न रह गया। तुम? जियांग फे को देखकर ओवरलॉर्ड टियर बॉस ने चौंकते हुए कहा। कमांडर हाइंज, प्लीज अपने ट्रूप्स को पोर्टल के पार ले जाइए, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कसम खाता हूं कि प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, जियांग फे ने बॉस के सामने एक हीरो की तरह स्टांस लेते हुए कहा। क्या? इससे पहले कि हाइंज जियांग फे की इस अब्सर्ड रिक्वेस्ट पर कोई रिएक्ट कर पाता, जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और वहां से उड़ गया। जियांग फे का इजाबेला के साथ इस तरह भाग जाना देखकर हाइंज हैरान रह गया। वो तब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया जब ओवरलॉर्ड टियर बॉस उसे और उसके ट्रूप्स को छोड़कर जियांग फे के पीछे भागने लगी। रिट्रीट! हाइंज चिल्लाया, क्योंकि जो काम उसने शुरू किया था उसे खत्म करना उसकी प्रायोरिटी थी। वो अपना मिशन पहले ही पूरा कर चुका था और अब उसके लिए करने को कुछ नहीं बचा था। जब सब लोग पोर्टल के अंदर चले गए तो हाइंज ने पलटकर उस तरफ देखा जहां जियांग फे उड़कर गया था। फिर उसने मिनी टेलीपोर्टेशन सर्कल पर एक बॉम्ब सेट किया और खुद भी पोर्टल के अंदर चला गया। 30 सेकंड्स बाद बॉम्ब फटा और पोर्टल तबाह हो गया। पीछे सिर्फ एक बर्बाद टाउन बचा था। अब लाइट फैक्शन के पास अपनी सेंट को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस पर सीधा ऑल आउट अटैक करना। लेकिन उस टाउन की तरह ही डीमंस फोर्ट्रेस को भी कई टावर्स और बेहतरीन डिफेंसिव वेपन्स प्रोटेक्ट कर रहे थे जो बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। चाहे वो अपने ओवरलॉर्ड्स को ही क्यों न ले आएं, वो भी डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस का डिफेंस तोड़ नहीं सकते थे। वापस जियांग फे की बात करें तो वो वहीं आ गया था जहां वो सबसे पहले लैंड हुआ था। वही पहाड़ियां जहां हर्ब्स और मिनरल्स भारी मात्रा में भरे पड़े थे। जैसे ही जियांग फे लैंड हुआ, आसमान से एक लाइट पिलर नीचे गिरा और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। HMPH! इजाबेला ने पीछे से जियांग फे को हग करते हुए चिढ़कर कहा। आखिरकार मैं तुमसे दोबारा मिल ही गई, उस लड़की ने तड़प और खुशी के गहरे इमोशंस के साथ कहा। UHM! जियांग फे उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया। वो खूबसूरत लड़की जो ओवरलॉर्ड टियर बॉस थी, असल में लूमिनस चर्च की असैसिन सिल्फी थी। बहुत पहले जियांग फे ने इस NPC पर हार्टफेल्ट का इस्तेमाल किया था। उसे लगा था कि कम से कम उसे लाइट फैक्शन में एक पावरफुल जासूस मिल जाएगा। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसने गेम की एक हिडन सेटिंग अनलॉक कर दी थी जिससे एक ऑपोजिट जेंडर की NPC उसके प्यार में पागल हो जाती। हार्टफेल्ट एक ऐसा आइटम था जो सारी कंडीशंस को इग्नोर करके किसी के भी रिलेशनशिप पॉइंट्स को एकदम मैक्सिमम तक बढ़ा देता था। HMPH! इजाबेला ने फिर से चिढ़कर आवाज निकाली। इस बार वो और भी ज्यादा तेज और नखरे वाली थी। इस बार उसके हाथ जियांग फे की कमर तक पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो जियांग फे को खुद से दूर जाने से रोक रही थी। UHM, तुम यहां क्या कर रही हो? जियांग फे ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा। उसे समझ आ गया था कि वो दो लड़कियों के बीच फंस गया है। अगर रियलिटी होती तो उसे तुरंत भयानक हेडेक होने लगता। उसने कभी नहीं सोचा था कि गेम में भी ऐसा ही होगा। मैं डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस की डिफेंसिव पोस्ट चेक कर रही थी जब मुझे खबर मिली कि मूनलाइट चर्च की सेंट को कोई ले गया है। रिपोर्ट मिली थी कि टेलीपोर्टेशन सर्कल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। कोई रीइंफोर्समेंट्स न होने की वजह से मुझे यहां आना पड़ा। ऊपर वाले का शुक्र है जिसकी वजह से मैं तुम्हें फिर से देख पाई। जब सिल्फी टाउन में आने का रीजन बता रही थी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल थे, लेकिन अपनी आखिरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो किसी छोटी बच्ची की तरह नर्वस होकर अपनी उंगलियां रगड़ने लगी, पर उसने नजरें नहीं चुराईं, बल्कि वो पूरे इमोशंस के साथ जियांग फे को घूरती रही। ये कितनी बड़ी सिरदर्दी वाला फीचर है, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। उस मोमेंट पर जब सिल्फी शर्माते हुए जियांग फे से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, इजाबेला ने जियांग फे की कमर को इतनी जोर से हग किया हुआ था कि उसकी पसलियां ही टूट जातीं। भले ही पेन सेटिंग सिर्फ 10% पर सेट थी, पर वो फिर भी दर्द महसूस कर सकता था। ये तुम्हारी गलती है। तुमने पहली बार में ऐसा आइटम इस्तेमाल ही क्यों किया? इजाबेला ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा।
इस पॉइंट पर आकर उस बेवकूफ जियांग फे को आखिरकार सिग्नल मिल ही गया। इजाबेला बुरी तरह से जेलस हो रही थी। यूएचएम, तुमने डिफेंसिव पोस्ट के बारे में क्या कहा था? जियांग फे ने बात बदलते हुए सिल्फी से पूछा। 20 दिनों में हम डार्क फैक्शन के खिलाफ वॉर शुरू कर देंगे, सिल्फी ने कहा। जियांग फे के प्यार में पागल होने की वजह से उसके पास उससे छुपाने के लिए कुछ नहीं था। वो उसे टॉप सीक्रेट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन बताते हुए एक पल भी नहीं सोच रही थी। 20 दिन? क्या ये वही दिन नहीं है जब गेम डेवलपर्स नया पैच रिलीज करने वाले हैं? जियांग फे ने सोचा। जब जियांग फे ये सब सोच ही रहा था, सिल्फी अपने घुटनों पर बैठ गई और जियांग फे से मिन्नतें करने लगी। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना बहुत परेशान थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी के हर एक सेकंड में तुम मेरे दिमाग में छाए रहे हो, सिल्फी रोते हुए बोली। जियांग फे बर्फ की तरह सुन पड़ गया। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने जियांग फे को कन्फेस किया था। इजाबेला की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। वैसे तो उसने जियांग फे को किसी लड़की से बात करते हुए ही बड़ी मुश्किल से झेला था, पर अब कोई रैंडम लड़की उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। अचानक से इजाबेला ने उछलकर जियांग फे के कंधे को पकड़ा और जोर से काट लिया। वाह 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 वाह! जियांग फे दर्द से चीखा। इजाबेला का काटना बहुत ज्यादा पेनफुल था। पेन सेटिंग सिर्फ 10% होने के बावजूद उसे जबरदस्त दर्द हो रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी मगरमच्छ ने उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए हों। अगर इजाबेला अपनी ओरिजिनल स्टेट में होती तो उसकी ये इंटेंस जेलसी उसे बस पागल कर देती। वर्स्ट केस सिनारियो में इजाबेला शायद सिल्फी को फाइट के लिए चैलेंज कर देती, लेकिन इजाबेला के ड्रैकोनियन जीन्स एक्टिवेट हो चुके थे। ड्रैगन्स में एक मादा अपने स्पाउस के लिए बहुत लॉयल होती थी, जबकि नर इधर उधर भटकते रहते थे और जितना हो सके प्रोक्रिएट करने की कोशिश करते थे। चूंकि मेल ड्रैगन सोशलाइजिंग में बहुत अच्छे होते थे, वो दूसरी रेसेस के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे और उनके साथ भी प्रोक्रिएट करने की एबिलिटी रखते थे। इसी वजह से दुनिया में कई तरह की सब ड्रैकोनियन स्पीशीज घूम रही थीं। फीमेल ड्रैगन्स इससे तंग आ चुकी थीं, इसलिए अपने स्पाउस को फालतू जगहों पर मुंह मारने से रोकने के लिए वो अपने स्पाउस को काट लेती थीं। इससे एक बड़ा सा विजिबल मार्क बन जाता था जो ये साबित करता था कि ये मेल पहले ही टेकन है। कोई भी स्पीशीज हो, अगर वो फीमेल है तो उसे ड्रैगन बाइट मार्क वाले मेल से एक पावरफुल ऑरा महसूस होता था। ये दूसरी फीमेल्स को डराने के लिए था, ताकि वो उस मेल ड्रैगन के करीब आने की कोशिश भी न करें। ये बिल्कुल उंगली में रिंग पहनाने जैसा ही था। उस मोमेंट पर इजाबेला को भी ठीक वैसी ही फीलिंग आ रही थी। एक फीमेल ड्रैगन को अपने पार्टनर के किसी दूसरी फीमेल के पास जाने का डर महसूस हो रहा था, इसलिए किसी और को उस पर अपना हक जताने से रोकने के लिए इजाबेला ने उसके कंधे पर काटकर एक गहरा निशान छोड़ दिया। ये तुम क्या कर रही हो? जियांग फे चिल्लाया और उसने धीरे से इजाबेला को अपने कंधे से हटाया। फिर भी उसके दांतों का निशान काफी गहरा था और वहां से खून भी बह रहा था। उसने अपना आर्मर, लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट पहना हुआ था। भले ही वो बहुत पावरफुल और मजबूत था, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी घटकर 0 हो चुकी थी। किसी भी नई फाइट में जाने से पहले उसे रिपेयर कराने के लिए वापस टाउन जाना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने अपने खून से सने कंधे को चेक किया, उसने नोटिस किया कि बाइट मार्क के हील होने पर वहां एक अजीब सा स्कार रह गया था। यहां कुछ तो गड़बड़ है, जियांग फे ने कहा जब उसने देखा कि उसके कंधे का निशान ग्लो कर रहा है। उसे पहले लगा था कि इजाबेला को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और आसपास कोई और मीट न होने की वजह से उसने उसे ही काट लिया, लेकिन अब जब उसके कंधे का निशान ग्लो कर रहा था तो उसे अपने स्टैट्स चेक करने ही पड़े। प्लेयर, वर्डियो ग्लाइडर, रेस, डीमन, ड्रैगन्स कॉन्ट्रैक्टर, लेवल 61, क्लास, इंटरमीडिएट डिवाइन ब्लैकस्मिथ, हेल्थ पॉइंट्स 73,240, 73,240, माना पॉइंट्स 960 by 960, फिजिकल अटैक 6,719, फिजिकल डिफेंस 10,751, मैजिक डिफेंस 6,601. Note: Contractor of a Dragon's Love. Contractor of a Dragon's Love, a Draconian has identified and claimed you as their own, allowing you to use simple Draconian support magic. At the same time, all opposite gender beings will be alerted of your lover's contracted female dragon's position. What the hell? मैंने कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया? जियांग फे चिल्लाया जब उसे समझ आया कि आखिर चल क्या रहा है। भले ही उसे ड्रैगन रेस का हिस्सा होने का स्टेटस मिल गया था और वो कुछ सिंपल सपोर्टिंग ड्रैकोनियन मैजिक भी यूज कर सकता था, पर यह प्रैक्टिकल और पावरफुल बिल्कुल नहीं था। ड्रैकोनियन मैजिक शायद फॉरबिडन स्पेल से भी ज्यादा रेयर हो, लेकिन उसके करंट माना पॉइंट्स और ना के बराबर इंटेलिजेंस स्टैट का मतलब था कि उसके मैजिक स्पेल्स किसी पी शूटर जितना ही डैमेज दे पाएंगे। जिस एक चीज ने जियांग फे को थोड़ा अनॉय किया वो कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट था। दूसरी फीमेल प्लेयर्स पर उसकी प्रेजेंस का कोई असर नहीं होता, पर फीमेल एनपीसीएस पर पड़ता था। जियांग फे के ठीक सामने इस इम्पैक्ट का एक बढ़िया एग्जाम्पल खड़ा था। सिल्फी का चेहरा पीला पड़ गया था और वो डरी हुई लग रही थी। जाहिर है उसे वो सो कॉल्ड अलर्ट मिल गया था। जियांग फे सोच सकता था कि जब वो दूसरे एनपीसीएस से बात करेगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। एफ इन टू किंग हेल, ऊपर वाले का शुक्र है कि प्लेयर्स को ये इफेक्ट फील नहीं होता, वरना मेरी तो वॉट लग जाती।
जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने पलटकर इजाबेला को घूरा। जहां एक तरफ उसे इस सिचुएशन में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इजाबेला अपना सीना ताने खड़ी थी, जैसे खुलेआम मान रही हो कि उसे जेलसी हुई थी और उसने उसका इलाज कर दिया है। जियांग फे ने पलटकर सिल्फी की तरफ देखा और नोटिस किया कि उसके चेहरे पर अभी भी वही तड़प वाला एक्सप्रेशन था। भले ही अचानक से आए उस फीमेल ड्रैगन ऑरा ने उसे डरा दिया था, फिर भी वो क्लियर तौर पर जियांग फे के प्यार में पागल थी। ये साफ था कि हार्टफेल्ट का इफेक्ट इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। सच तो ये था कि सिल्फी को इजाबेला से कोई डर नहीं लग रहा था। भले ही वो एक पावरफुल ड्रैगन थी, पर वो सिल्फी के सामने कहीं नहीं टिकती थी, क्योंकि वो ओवरलॉर्ड टियर की थी। सिल्फी को उस स्किल के वजूद से डर लग रहा था। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द ड्रैगन्स लव कोई ऐसी स्किल नहीं थी जो सिर्फ इजाबेला की हो, बल्कि ये सारी फीमेल ड्रैगन्स की स्किल थी। अगर कोई भी इस एक्टिव स्किल वाले इंसान के खिलाफ जाने की जुर्रत करता, तो वो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं, बल्कि पूरी फीमेल ड्रैगन रेस से पंगा ले रहा होता। भले ही सिल्फी मून गॉड की चहेती अप्रेंटिस थी और उसके पास मून गॉड की ग्रेस और प्रोटेक्शन थी, पर ऐसा कोई चांस नहीं था कि मून गॉड और सारी फीमेल ड्रैगन्स के बीच होने वाली बैटल किसी की नज़र में ना आए। बेला, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, जियांग फे ने इजाबेला से फुसफुसाकर कहा। खुद इस बात से अनजान, जियांग फे सबकॉन्शियसली इजाबेला को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था। सच कहा जाए तो इजाबेला कोई इंसान तो थी नहीं, बस यही एक बात थी जो वो खुद को रियलिटी में रखने के लिए बार बार याद दिलाता रहता था। अब भले ही उसने इजाबेला पर कोई मूव नहीं मारा था, पर वो सिल्फी पर भी कभी कोई मूव नहीं मारने वाला था। HMPH। इजाबेला ने कूल रहने की कोशिश की, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ने उसका राज खोल दिया। वो अपनी स्माइल रोक नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने नोटिस किया कि वो स्माइल कर रही है, वो तुरंत पीछे मुड़ी और जियांग फे को सिर हिलाकर इशारा किया। उसका मतलब था कि वो जो चाहे कर सकता है, बस उस विक्सन के साथ ज्यादा इंटीमेट ना हो। सिल्फी, तुमने कहा था कि तुम डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस की डिफेंस पोस्ट चेक कर रही थी। कैसा रहा सब? जियांग फे ने वापस सिल्फी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। उसका गोल क्लियर था। वो जानना और समझना चाहता था कि दुश्मन अपने डिफेंसेस कैसे तैयार करेंगे। अगर उसे सब कुछ समझ आ गया, तो वो डार्क फैक्शन के प्लेयर्स की एक आर्मी को लीड करके लाइट फैक्शन को तबाह कर सकता था। डिफेंसेस लगभग तैयार हैं। ये रही फॉर्मेशन, प्लीज एक नज़र देख लो, सिल्फी ने कहा। प्यार में पागल वो लड़की अपना गार्ड पूरी तरह गिरा चुकी थी। वो बिल्कुल भूल गई थी कि वो लाइट फैक्शन से है और मून गॉड की डिसाइपल भी है। अगर जियांग फे सच में लाइट फैक्शन के डिफेंसेस को पूरी तरह तबाह कर पाया, तो सिल्फी पक्का उसकी मेन अकॉम्प्लिस कहलाएगी। दैट्स ग्रेट, थैंक्स सिल्फी, जियांग फे ने कहा। फिर उसने उस ड्राइंग की एक कॉपी बनाई और ओरिजिनल वापस सिल्फी को दे दी। जब सिल्फी ने ड्राइंग लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उसने जियांग फे के हाथों को पकड़ लिया और फिर से मिन्नतें करने लगी। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? UHM, अभी टाइम सही नहीं है, जियांग फे ने कहा। सच कहें तो वो इस छोटी बच्ची को धोखा नहीं देना चाहता था, पर वो उसकी फीलिंग्स को ठुकरा भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं। मैं इंतजार करूंगी। जब तक वो दिन नहीं आ जाता, मैं इंतजार करूंगी कि तुम मेरा हाथ थामो। इजाबेला की तरफ देखकर सिल्फी को जियांग फे की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन समझ आ गई। अचानक से सिल्फी ने अपने बड़े बूब्स के क्लीवेज में हाथ डाला और एक जेड का टुकड़ा बाहर निकाला। प्लीज इसे रख लो। इस जेड की मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, चाहे हम कहीं भी हों। बस मेरे बारे में सोचना और मैं तुम्हारे कॉल का जवाब दूंगी। सिल्फी ने वो जेड का टुकड़ा जियांग फे की हथेली पर रखते हुए कहा। कॉफ। ये छोटा सा जेस्चर इजाबेला की नजरों से बच नहीं पाया। इजाबेला की नकली खांसी सुनकर जियांग फे एकदम से चौंक गया और उसने तुरंत सिल्फी के हाथों से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इजाबेला सिर्फ खांसने का नाटक करके काफी शराफत दिखा रही थी। वो बस जियांग फे की इज्जत रख रही थी। मुझे अब जाना चाहिए, मुझे बहुत देर हो गई है। मेरे लोगों को शक होने लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ पता चला तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज मेरा इंतजार करना, मुड़ने से पहले सिल्फी ने कहा। जियांग फे कसम खाकर कह सकता था कि उसने उसकी फ्लॉलेस स्किन पर आंसुओं की एक चमक गिरते देखी थी। उसके ठीक बाद उसने एक लाइट बीम समन की और आसमान में उड़ गई। HMPH, तुम अभी भी उसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम सच में उसे चाहते हो? इजाबेला ने चिढ़कर अपनी जीभ से आवाज निकालते हुए कहा। ऑफ कोर्स नॉट, जियांग फे ने फ्राउन करते हुए एक गहरी सांस ली। आजकल इजाबेला के इमोशंस कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो रहे थे। जियांग फे इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये इजाबेला की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व हो रही थी, स्पेसिफिकली उसका ह्यूमन इमोशन वाला पार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंट होती थी, लेकिन इंसानों के उलट वो कभी इमोशंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकती थी। उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती थी, बिल्कुल 0541 की तरह। उसके पास सुपीरियर कैलकुलेटिंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस हो सकती थी, पर ह्यूमन इमोशंस की बात आते ही वो तुरंत काम करना बंद कर देता। टू बी फ्रैंक, ये सब आखिर में प्रोग्रामिंग पर ही आकर रुकता था। जहां एक तरफ जियांग फे और इजाबेला की ये लवर्स पैट चल रही थी, वहीं उसी वक्त कुछ और भी हो रहा था। जियांग फे जहां था,
वहां से कई सौ किलोमीटर्स दूर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में कुछ डेवलपर्स और रिसर्चर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। 15 नंबर और 19 नंबर के ह्यूमन पर्सनैलिटी एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के साथ कुछ तो चल रहा है। ये काफी फास्ट इवॉल्व हो रहा है, खासकर 15 नंबर। ये लगभग बेंचमार्क तक पहुंचने ही वाला है। मुझे देखने दो, हवा में एक कंसोल ओपन करते हुए दूसरे रिसर्चर ने कहा। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये प्लेयर्स के साथ इंटरैक्शन बढ़ने की वजह से हुआ है, या फिर उस वर्डियोर ग्लाइडर नाम के प्लेयर की वजह से? वर्डियोर ग्लाइडर करोड़ों प्लेयर्स की भीड़ में बस एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक इंटीमेट लेवल पर ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत होती है। शायद हम इमोशन या प्यार के कॉन्सेप्ट को ठीक से न समझ पाएं, पर इस बात का पूरा चांस है कि प्रोग्राम ने खुद ही कुछ पिक कर लिया हो। पहले रिसर्चर ने कहा, कैसा रहेगा अगर हम कुछ और एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स लोड कर दें, वो वाले जो उन्हें प्लेयर्स के साथ और ज्यादा इंटीमेटली इंटरैक्ट करने की परमिशन दें? शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ सही चल रहा है। नाइस, मैं हायर अप्स को इसकी रिपोर्ट दे दूंगा। अगर ये प्लान काम कर गया तो हम अपनी सोच से भी जल्दी फेमस हो जाएंगे। जाहिर है जियांग फेई को उस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इजाबेला को तसल्ली देने के बाद उसने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और उड़कर डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस की तरफ निकल गया। अभी भी एक काम बाकी था। डीमन्स फोर्ट्रेस पहुंचते ही वो अंदर गया और एनपीसी क्वार्टरमास्टर से बात की। वो आदमी बस एक एनपीसी शॉप था जो पोशंस बेचने के साथ साथ इक्विपमेंट रिपेयर करने का काम करता था। मूनलाइट चर्च पर अटैक करने से पहले जियांग फे ने अपने गिल्ड का इस्तेमाल करके एक फोर्ट्रेस क्लेम किया था। क्योंकि ये सब अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, इसलिए उसने अब तक कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं भेजा था। वो डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस इसलिए आया था ताकि वो एनपीसी बिल्डर्स हायर कर सके। उसे जरूरी बिल्डिंग्स बनवानी थी जिससे वो उस फोर्ट्रेस को एम्पीरियल ड्रैगन की टेरिटरी के तौर पर प्रॉपरली क्लेम कर सके। अनइंटेलिजेंट एनपीसीएस को हैंडल करना काफी आसान था क्योंकि उनसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जियांग फे को बस एक पॉपअप विंडो से अपनी जरूरत की चीजें सेलेक्ट करनी थी और पैसे सबमिट करने थे। एक बड़ी अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स पे करने के बाद एनपीसी क्वार्टरमास्टर ने डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस से कुल 3000 बिल्डिंग्स उस फोर्ट्रेस के खंडहरों में भेज दी जिसे जियांग फे क्लेम करना चाहता था। सच कहूं तो 2 लाख गोल्ड कॉइन्स कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, पर फिर भी ये उससे ज्यादा थी जो जियांग फे ने डॉनलाइट सिटी के स्वैम्प में जमीन क्लेम करने के लिए दी थी। स्वैम्प में टेरिटरी बनाते वक्त जियांग फे जितना अमीर था, आज वो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो चुका था। रोजेट रोज की देखरेख में एम्पीरियल ड्रैगन तेजी से और बहुत स्ट्रांग तरीके से ग्रो कर रहा था। गिल्ड के अकाउंट्स में डेली ट्रांजैक्शंस ही कुल 5 लाख गोल्ड कॉइन्स के होते थे। गिल्ड के खजाने को देखते हुए 2 लाख गोल्ड कॉइन सच में कुछ भी नहीं थे। शुरू में जब रोजेट रोज ने सुना कि जियांग फे ने 2 लाख गोल्ड कॉइन्स खर्च कर दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा हुई। लेकिन जब जियांग फे ने समझाया कि ये पैसे एक नए मैप में दूसरी टेरिटरी बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं तो उसका एटीट्यूड एकदम से पलट गया। उसने तुरंत जियांग फे से पूछा कि क्या 2 लाख गोल्ड कॉइन्स काफी हैं। यहां तक कि वो उसे 2 लाख गोल्ड कॉइन्स और ट्रांसफर करना चाहती थी ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सकें। अगर वो चाहता तो रोजेट रोज एक हफ्ते के अंदर 10 लाख गोल्ड कॉइन्स का इंतजाम भी कर सकती थी। ये बात तो तय थी कि रोजेट रोज गिल्ड की मैनेजर थी और वो बाकी कामों में दखल नहीं देना चाहती थी। जियांग फे के पूरे ट्रस्ट और सपोर्ट की वजह से वो उसके लिए एक बड़ी बहन जैसी बन चुकी थी। इसलिए जब भी जियांग फे गिल्ड को बेहतर बनाने के लिए कुछ करता या प्लान बनाता तो वो हमेशा उसके डिसीजन को सपोर्ट करती। भले ही फैक्शन मैप दुनिया के लिए खुल चुका था, पर कोई भी अभी इस मैप में कदम नहीं रख सकता था क्योंकि उनका लेवल बहुत कम था। इसलिए जियांग फे को अपनी टेरिटरी के तबाह होने का कोई डर नहीं था। और तो और लाइट फैक्शन की सेंट को डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में बंदी बनाकर रखा गया था। ये साफ था कि लाइट फैक्शन का कोई भी इंसान एक छोटे से अनजान फोर्ट्रेस को तोड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सच कहूं तो जियांग फे के लिए अपनी टेरिटरी को और बेहतर बनाने का ये एकदम परफेक्ट टाइम था। एनपीसी बिल्डर के फोर्ट्रेस पहुंचते ही जियांग फे अपने आज के काम से पूरी तरह सैटिस्फाइड था। उसने टाइम देखा और लॉग आउट करने का वक्त लगभग हो ही चुका था। वो उड़कर वापस डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस आया और इजाबेला के साथ फोर्ट्रेस के दूसरे कमांडर्स से बात करने लगा। सुबह के ठीक 6 बजते ही गेम फ्रीज हो गया और सब लोग ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गए। जागते ही जियांग फे ने तुरंत 0541 को आवाज लगाई। क्या मेरा चेस्ट आर्मर तैयार है? जियांग फे ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा। उसने जिस आर्मर का ऑर्डर दिया था उसकी प्रोडक्शन शुरू हुए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। कैप्टन एबिलिटी आर्मर कंप्लीट हो चुका है। जियांग फे के सामने एक ट्रांसल्यूसेंट आर्मर बनकर हवा में तैरने लगा। अरे वाह, चलो इसे ट्राई करते हैं, जियांग फे ने खुशी से कहा। पहनते ही वो आर्मर जियांग फे की बॉडी में समा गया और गायब हो गया। उसके बनाए या गेम से निकाले गए पुराने इक्विपमेंट की तरह ये भी या तो इनविजिबल था या फिर किसी नॉर्मल कपड़े जैसा दिखता था। लेकिन वो नॉर्मल सा दिखने वाला कपड़ा जियांग फे की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला था। वेव फोर्स बैटल आर्मर, फिजिकल डिफेंस प्लस 1120, मैजिकल डिफेंस प्लस 1135, स्ट्रेंथ प्लस 70, वाइटैलिटी प्लस 80, इक्विप
grants an additional 20% water damage in all attacks. Equip grants the skill Wave Barrier. Creates a water barrier that absorbs damage. Lasts for 30 seconds. 1 minute cooldown time. गेम में तो ये स्टैट्स थे, पर रियलिटी में इस आर्मर ने सिर्फ जियांग फे का डिफेंस बढ़ाया था। टेक्निकली देखा जाए तो डिफेंस के मामले में जियांग फे की पूरी बॉडी मजबूत हो चुकी थी। माना कि वो अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां वो कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट झेल सके, लेकिन वो किसी बंदूक की गोली खाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा रह सकता था। उन एक्स्ट्रा 70 स्ट्रेंथ पॉइंट्स ने जियांग फे को कुल 140 केजी का फोर्स दे दिया था। ये एक तरह की ब्रूट फोर्स थी जो उसके ओवरऑल डैमेज आउटपुट को बेहतर कर देगी। 80 वाइटैलिटी पॉइंट्स जियांग फे की नॉर्मल फिजिक को मजबूत कर देंगे। अब इस पॉइंट पर आकर इक्विपमेंट की स्किल या अपने अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल किए बिना ही वो किसी लेवल 2 के मेटा ह्यूमन से आसानी से लड़ सकता था। इस आर्मर की सबसे खास बात वो एक्स्ट्रा 20% वाटर डैमेज था। जियांग फे के हर एक किक और पंच के साथ वो एक्स्ट्रा डैमेज भी जुड़ेगा, जिससे दुश्मन पर पड़ने वाला टोटल डैमेज काफी बढ़ जाएगा। बैरियर को एक आखिरी डिफेंस रिजॉर्ट माना जा रहा था जो खतरनाक सिचुएशंस में बहुत काम आ सकता था। इसकी मदद से वो कम से कम किसी लेवल 3 या लेवल 4 के अटैक से तो बच ही सकता था। 0541 क्या तुम मेरे करंट पावर लेवल का इवैल्यूएशन कर सकते हो? जियांग फे ने पूछा। स्कैनिंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग कंप्लीट। 3 मिनट्स की खामोशी के बाद 0541 ने आखिरकार जियांग फे का करंट पावर लेवल बता ही दिया। कैप्टन पर्सनल बैटल एक्सपीरियंस और मार्शल स्किल्स को हटा दें तो आपकी खुद की फिजिक लेवल 3 के पीक पर पहुंच चुकी है, शायद लेवल 4 की बिगिनर स्टेज पर। नाइस, आखिरकार मैं अब इस नाम के लायक बन ही गया। जियांग फे खुशी से चिल्लाया। कैप्टन, ये बस एक रफ इवैल्यूएशन है। मैंने अभी आपके बैटल एक्सपीरियंस और मार्शल स्किल्स को इसमें शामिल नहीं किया है, इसलिए लेवल 4 की ताकत होने के बावजूद मैं आपको किसी लेवल 4 वाले से भिड़ने से मना करूंगा। मैं समझ गया। एडवाइस के लिए थैंक्स, जियांग फे ने कहा। वो खुद को किसी और से ज्यादा बेहतर समझता था। सन त्सू के शब्दों में कहूं तो खुद को और दूसरों को जान लो तो तुम 100 जंग भी जीत जाओगे। वो जानता था कि उसके पास बैटल एक्सपीरियंस कम है और उसका मेंटल स्टेट भी अभी काफी बच्चा है। भले ही वो अपने इस एस्पेक्ट को बेहतर करना चाहता था, पर ऐसी चीजों को निखारने में टाइम लगता है। मेंटल ग्रोथ में कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। थोड़ा सोचने के बाद जियांग फे को लगा कि उसे सच में दूसरे लेवल 3 के फाइटर से लड़ना चाहिए और लेवल 4 वालों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। मुझे बाहर जाकर अपनी नई एबिलिटी ट्राई करनी चाहिए। नया आर्मर मिलने के बाद वो जानता था कि अब वो 140 केजी का एक्स्ट्रा वजन उठा सकता है। सच कहूं तो इतनी फास्ट ग्रोथ चौंकाने वाली भी थी और शक पैदा करने वाली भी। उसे थोड़ी ट्रेनिंग करने के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो लड़कियों की नजरों से बच सके। अगर उन्हें पता चल गया कि वो कितना इंप्रूव हो चुका है तो उनका शक पक्का और बढ़ जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद जियांग फे ने यांगचिंग और यांगपो दोनों के साथ घर से बाहर कदम रखा। मेरे सीनियर आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं आज ट्रेनिंग नहीं करूंगा, इसलिए अगर तुम लोग ट्रेनिंग रूम नहीं जा रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, जियांग फे ने कहा। ठीक है, यांगपो ने कहा और जियांग फे को अकेला छोड़ दिया। उसने यांगचिंग को अपने साथ खींच लिया और मन ही मन एक बात नोट कर ली। जियांग फे का ना सिर्फ एक लेवल 5 का मास्टर था, बल्कि उसका एक सीनियर भी था। हो सकता है कि वो भी उसी मास्टर का कोई दूसरा अप्रेंटिस हो जिसकी ताकत का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। ट्विंस को बाय कहने के बाद जियांग फे ने शहर के बाहर जाने के लिए एक कैब ली। जब रास्ता साफ हो गया तो उसने जाइगेंटिक सॉर्ड निकाली जो असल में उसका होवरबोर्ड था और पहाड़ों की तरफ उड़ गया। 0541 इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी के लिए स्कैन करो, जियांग फे ने कहा। भले ही वो शांत था, पर 0541 से ये चेक करवाना ज्यादा सेफ था कि आसपास कोई उसे ये फैंसी ट्रिक्स करते हुए देख तो नहीं रहा है। 10 किलोमीटर्स के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। ओके, फिर मैं यहीं लैंड करता हूं। जाइगेंटिक सॉर्ड को वापस रखने के बाद जियांग फे अपनी एनर्जी एडजस्ट करने लगा और आसपास देखने लगा। वो एक बड़े से जंगल के बीच में था जहां लंबे पेड़ और बड़े पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे। ये सब अब जियांग फे के टेस्ट सब्जेक्ट्स बनने वाले थे। 2-3 घंटे बाद ही जियांग फे अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करना सीख गया था। एनर्जी फ्लो पर अच्छी कंट्रोल पाने के बाद उसने अपनी चारों नई मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माना कि उसने यांगचिंग और यांगपो के साथ कड़ी ट्रेनिंग की थी, पर उसमें अभी भी एक्चुअल बैटल एक्सपीरियंस की कमी थी। स्पारिंग करना अलग बात थी, और वैसे भी वो उन लड़कियों पर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था और न ही वो लड़कियां उस पर। जंगल में आने का उसका असली रीजन यही था ताकि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी पावर चेक कर सके। वम बूम क्रैश। जियांग फे ने लगातार एक के बाद एक मार्शल आर्ट्स अटैक्स किए। जमीन कांपने लगी, बड़े बड़े पत्थर टूटकर बिखर गए और पेड़ बीच से कट गए। पूरा एरिया बर्बाद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भयानक तूफान आया हो। फ्यू नाइस। एक गहरी सांस छोड़ते हुए जियांग फे जोर से चिल्लाया। उसने अपनी ट्रेनिंग का टाइम नोट नहीं किया था। वो तब तक लगातार पंचेस, किक्स और तोड़फोड़ करता रहा जब तक उसके अंदर की एनर्जी लगभग खत्म नहीं हो गई। हाँ, मैं तो एकदम वन मैन आर्मी हूं।
खुद की मचाई हुई तबाही से खुश होकर जियांग फेई ने अपने आप से कहा, कैप्टन सर, मैंने आपकी परफॉर्मेंस की ड्यूरेशन रिकॉर्ड कर ली है। आप पूरे 170 मिनट्स तक फुल कॉम्बैट स्टेटस में थे। आपकी फाइटिंग की इस करंट डिस्प्ले को पिछली इवैल्यूएशन में ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल आपका पावर लेवल 4 के स्टैंडर्ड पर है। हु। आपकी रिकवरी स्पीड ज्यादातर मेटा ह्यूमन से कहीं ज्यादा है। लंबी कॉम्बैट्स के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं किसी लेवल 4 के मेटा ह्यूमन से लड़ सकता हूं? कैप्टन, आपकी असली इवैल्यूएशन लेवल 3 की पिनिकल स्टेज और लेवल 4 की बिगिनिंग स्टेज के बीच है, लेकिन मैंने आपकी बैटल एबिलिटी और कॉम्बैट ड्यूरेशन को भी इसमें शामिल किया है। अभी के लिए लेवल 3 की बिगिनिंग स्टेज के किसी फाइटर से आपका हार जाना एकदम नॉर्मल होगा। मैं समझ गया। जियांग फेई इस जवाब से सैटिस्फाइड नहीं था, पर वो इसके पीछे का रीजन समझता था। उसने कभी किसी मेटा ह्यूमन को हल्के में नहीं लिया था, खासकर चाइनीज मार्शल आर्ट्स अलायंस वालों को। ये बात समझने के लिए उसने यांगपो के साथ काफी टाइम बिताया था। भले ही वो ज्यादातर चुप रहती थी, पर उसने जियांग फेई को अलायंस के बारे में बहुत कुछ बताया था। सेक्ट में कुछ लोगों के पास ऐसी मार्शल स्किल्स थीं जो दुश्मनों को सिर्फ हराने के लिए नहीं बल्कि जान से मारने के लिए बनी थीं। उनके पास ऐसी स्किल्स भी थीं जिन्हें वो मरने की कगार पर पहुंचकर बाजी पलटने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अगर जियांग फेई ने 1 सेकंड के लिए भी अपना गार्ड नीचे किया तो कोई अधमरा दुश्मन भी उसे आसानी से हरा सकता था। आसमान में अंधेरा हो चुका था। पास के गांव की तरफ निकलने से पहले जियांग फेई अपनी सांसें नॉर्मल करने के लिए थोड़ी देर वहीं बैठ गया। वहां उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे शहर जाने के लिए एक कैब मिल गई। वो मैंडा स्क्वायर में घुसने ही वाला था कि उसे एक कॉल आया जिस पर कोई कॉलर आईडी नहीं था। हेलो, कौन है? जियांग फेई ने पूछा। फेई, मैं हूं, एक जानी पहचानी आवाज चिल्लाई। ओ, क्या हुआ? किसी मुसीबत में हो? मैं नहीं, तुम मुसीबत में हो, हाँ, तियान्यू ने घबराते हुए कहा। हाँ, मैं मुसीबत में हूं? मैंने क्या किया? क्या तुम्हें पता है कि ये ज़ांगफा कहाँ है? हाँ, तियान्यू ने सख्ती से पूछा। ओह, ये मुझे पता है, वो मर चुका है, जियांग फेई ने सीधे सीधे जवाब दिया। मुझे पता था, मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुमने ही उसे मारा है। हो, यहीं तो तुम गलत हो भाई, मजाक करना बंद करो। तुम्हें पता भी है कि ये बात कितनी सीरियस है? हाँ, तियान्यू ने गुस्से में कहा। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा, जियांग फेई ने शांति से कहा। सच में? ओह थैंक गॉड, फिर उसे किसने मारा? हाँ, तियान्यू ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। कॉल करने से पहले हाँ, तियान्यू को खबर मिली थी कि ये जंगफा गायब है और यहां तक कि उसकी लाइफ प्लेट भी टूट चुकी है। उसका पहला रिएक्शन जियांग फे को कॉल करना था क्योंकि वो जानता था कि ये जंगफा पक्का जियांग फे से पंगा लेने गया होगा। हाँ, तियान्यू अच्छे से समझता था कि अगर ये जंगफा जैसा कोई आदमी अचानक आकर जियांग फे की शांति भंग करेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अगर जियांग फे को गुस्सा आ गया तो वो सच में उस बेचारे को जान से मार देगा। उसी वक्त पूरा सोरिंग क्लाउड सेक्ट हिल चुका था। ग्रैंड एल्डर ये तियानशुन गुस्से से पागल हो रहा था। इस रूमर को भूल भी जाएं कि ये ज़ांगफा असल में ये तियानशुन का ही बेटा था, फिर भी वो इंसान बिना किसी रीजन के आग बबूला हो रहा था। उसने तुरंत उस इंसान को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया था जिसने ये ज़ांगफा को मारा था। यही रीजन था जिसकी वजह से हाँ, तियान्यू ने जियांग फे को कॉल किया था। वो चाहता था कि जियांग फे भागकर अपने लेवल 5 के मास्टर के पास छुप जाए, और अगर जियांग फे का मास्टर इस मामले को शांत करवा दे तो ये और भी अच्छा होगा। उनकी पहली प्रायोरिटी जियांग फे को सोरिंग क्लाउड सेक्ट से बचाकर दूर ले जाना था। जब जियांग फी ने बताया कि उसने ये ज़ांगफा को नहीं मारा है तो हाँ, तियान्यू को बहुत राहत मिली। अगर जियांग फे ने सच में ये ज़ांगफा को मारा होता तो सोरिंग क्लाउड सेक्ट को सीधे जियांग फे के लेवल 5 वाले मास्टर से भिड़ना पड़ता। क्योंकि जियांग फे इनोसेंट था इसलिए सोरिंग क्लाउड सेक्ट उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उसे मेरे एक दोस्त ने मारा है, जियांग फे ने किसी का नाम या प्रोनाउन इस्तेमाल करने से बचते हुए कहा। तुम श्योर हो या तुम बस किसी और का इल्जाम अपने सिर ले रहे हो? हाँ, तियान्यू ने टेंशन में आकर पूछा। उसे लगा कि शायद जियांग फे अपने किसी करीबी को बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले रहा है। हाँ, टेंशन मत लो, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा दोस्त सॉल्व न कर सके, जियांग फे ने कहा। उसे फीनिक्स ने मारा था क्योंकि उसने खुलेआम कहा था कि वो उसका रेप करेगा। भले ही उसकी मौत का रीजन कुछ भी हो, पर सोरिंग क्लाउड सेक्ट किसी लेवल 5 के ओमेगा लेवल बीइंग का क्या बिगाड़ सकता था? ठीक है फिर, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये समझ आने के बाद कि ये ज़ांगफा की मौत से जियांग फी का कोई लेना देना नहीं है, हाँ, तियान्यू आखिरकार रिलैक्स हो गया। वो भी जानता था कि ये ज़ांगफा जैसे इंसान के लिए मुसीबतें खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारे पुराने नंबर को क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। साई, याद है जब बाई जोंगवेई और ये ज़ांगफा उन लड़कियों को ढूंढने इस शहर में आए थे? हाँ, मैं भागकर अफ्रीका आ गया था। मैंने ये भी सुरे किया था कि मेरा सारा कम्युनिकेशन बंद रहे। हाँ, तियान्यू ने कहा। फे? हाँ, मेरी मानो तो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं ये तियानशुन तुम्हारे साथ कुछ बुरा न कर दे। हाँ, तियान्यू ने डरे हुए अंदाज में कहा। तुम सही कह रहे हो, जियांग फे ने कहा।
उसे तुरंत टेंशन हो गई जब उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स दुनिया के इस हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ब्रदर यू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कुछ दिनों के लिए, या जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मेरे पापा का काम बंद करवा दो। मैं तो अपना ध्यान रख लूंगा, पर मेरे पेरेंट्स, वो लोग मेरे पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए घर पर रह सकता हूं। जियांग फे ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने गिरे हुए हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ करेंगे, पर तुम्हारी बात में लॉजिक है। टेंशन मत लो, मैं सब अरेंज कर दूंगा। हाँ, तियान्यू ने कहा। हाँ, तियान्यू हैरान था कि जियांग फे ने इतनी आगे की सोच ली थी। अगर ये तियानशन रूल्स को ताक पर रख दे तो वो सारी हदें पार करके जियांग फे या उसके किसी करीबी का शिकार कर सकता था। मैंडा स्क्वायर में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के सामने कहीं नहीं टिकने वाले थे। हाँ, तियान्यू के साथ कॉल एंड करने के बाद जियांग फे सीधा घर गया। वहां काउच पर यांगपो अकेली बैठी थी और यांगचिंग का कहीं आता पता नहीं था। मम्मी कहाँ हैं? जियांग फे ने घबराते हुए पूछा। लिटिल चिंग आंटी के साथ बाहर ग्रोसरी शॉपिंग करने गई है, यांगपो ने कहा। ये सुनकर ही जियांग फे आराम से बैठा। वो बुरी तरह डर गया था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो और सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने उसकी मम्मी को किडनैप न कर लिया हो। मैंने न्यूज़ सुनी। मुझे नहीं पता कि तुम ये जांगफा की मौत में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या नहीं, पर मैं श्योर हूं कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स पर हाथ नहीं डालेगा, यांगपो ने कहा। अख! जियांग फे ने झल्लाते हुए अपने बाल बिखेरे। उसे कई बातों को लेकर गिल्ट हो रहा था, पर सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इस बात की थी कि वो बहुत वीक था। अगर वो थोड़ा और स्ट्रांग होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी वक्त दरवाजा खुला और उसकी मम्मी और यांगचिंग हंसते हुए अंदर आए। ओह आ फेई, तुम आज इतनी जल्दी आ गए। तुम्हारे पापा का अभी घर पर कॉल आया था, कह रहे थे कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, उसकी मम्मी ने खुश होकर कहा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। जियांग फे के पापा मैंडा ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट फिगर थे। जियांग फी के कहने पर हाथ तियान्यू ने उन्हें हीरे किया था। जियांग फे को ठीक से नहीं पता था कि उसके पापा किस डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन जब कंपनी का बॉस खुद चुनकर किसी को हायर करता है तो जाहिर है वो इंसान इंपॉर्टेंट ही होगा। भले ही जियांग फे के पापा को कंपनी ज्वाइन किए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर उन्हें कई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थीं। उन्हें लगने लगा था कि कंपनी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए वो पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करके उस भरोसे को चुकाना चाहते थे। उन्हें घर पर सुकून से डिनर किए हुए कई दिन बीत चुके थे। यही रीजन था कि जब पापा ने जल्दी घर आकर डिनर करने की बात बताई तो मम्मी इतनी खुश थीं। इसीलिए उन्होंने यांगचिंग को ग्रोसरीज लाने में हेल्प के लिए साथ लिया था। वो एक फैंसी डिनर बनाकर इसे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थीं। अच्छा? जियांग फे ने एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ कहा। जाहिर है उसे पता था कि उसके पापा आज जल्दी वापस आ रहे हैं। आखिर ये सब उसी का किया धरा था। करीब 1 घंटे बाद जियांग फे के पापा घर पहुंच गए। आपका दिन कैसा रहा? जियांग फे ने जल्दी से उनके पास जाकर उनका वेलकम करते हुए पूछा। नमस्ते अंकल, यांगपो और यांगचिंग ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा। उनका अंदाज बहुत पोलाइट था। आ फे, ये मेहमान कौन है? उसके पापा ने पूछा। जियांग फे के पापा कई दिनों से ठीक से घर पर नहीं रुके थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां उनके घर में शिफ्ट हो चुकी हैं। ये मेरी क्लासमेट्स हैं, हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में रहती हैं। इनके पेरेंट्स अभी इनके साथ नहीं हैं, तो मम्मी को लगा कि इन्हें हमारे साथ ही रख लेना सही रहेगा। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है, तुम अभी यंग हो। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हमेशा तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके पापा ने कहा। भले ही उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, पर यह साफ था कि वो जियांग फे को फालतू के चक्करों में पड़कर अपना टाइम वेस्ट ना करने की वार्निंग दे रहे थे। अंकल जियांग, आप थक गए होंगे, ये लीजिए, पहले एक गिलास पानी पी लीजिए। यांगचिंग ने तुरंत किचन की तरफ दौड़कर पानी का गिलास लाते हुए कहा। अगर बच्चों का कोई स्कोरबोर्ड होता तो बेस्ट चाइल्ड की लिस्ट में यांगचिंग पक्का टॉप पर होती। थैंक यू, जियांग फे के पापा ने कहा। उन्होंने अपना ब्रीफकेस जमीन पर रखा और आराम से बैठ गए। पानी पीते वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने आज के लिए अपना सारा वर्कलोड प्लान और तैयार कर लिया था, लेकिन डिपार्टमेंट का हेड अचानक आया, उन्हें सीधा फायर कर दिया और तुरंत घर जाने का ऑर्डर दे दिया। जियांग फे के पापा के लिए ये एक भयानक शॉक था। वो हमेशा खुद को कंपनी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते थे। जब किसी को अचानक से बिना वजह ऐसी बुरी खबर मिले तो जाहिर है उसे कैसा फील होगा। बात दरअसल बहुत सिंपल थी। हाँ, तियान्यू ने इंतजाम किया था कि जियांग फे के पापा कुछ टाइम के लिए अपना काम रोक दें और कंपनी से छुट्टी लेकर तुरंत घर वापस चले जाएं। हाँ, तियान्यू ने अपनी तरफ से यही क्लियर मैसेज छोड़ा था। उसे डर था कि अगर जियांग फे के पापा शाम तक कंपनी में काम करते रहे तो सोरिंग क्लाउड सेक्ट के लोग उन पर हमला कर सकते हैं या उन्हें किडनैप कर सकते हैं। हाँ, तियान्यू डायरेक्टली जियांग फे के पापा से बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी सेक्रेटरी के पास एक मेमो छोड़ा और वो मैसेज हायरार्की के हिसाब से नीचे पहुंच गया। पंगा ये हुआ कि रास्ते में मैसेज का मतलब ही बदल गया। जब तक वो मैसेज डिपार्टमेंट के हेड तक पहुंचा, उसे लगा कि कुछ टाइम के लिए काम रोकने का मतलब सीधा नौकरी से निकालना है। अचानक से अपनी जॉब जाने की वजह से जाहिर है वो बहुत दुखी थे।
जियांग फे को उनकी जॉब की कोई खास परवाह नहीं थी। उसके लिए बस ये जरूरी था कि उसके दोनों पेरेंट्स घर में बिल्कुल सेफ रहें। डिनर वाकई बहुत ग्रैंड था। जहां एक तरफ यांगचिंग माहौल को खुशनुमा बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं जियांग फे के पापा का ध्यान कहीं और ही था। घर का माहौल सच में बहुत ऑकवर्ड हो गया था। टीएसके, मैं बस यहां हाथ पर हाथ धरे बैठकर उस स्टूपिड सेक्ट के आने का इंतजार नहीं कर सकता। डिनर खत्म होने के बाद जियांग फे ने खुद से कहा। उसने अपना डिसीजन लिया और सीधा यांगपो के कमरे में गया। नॉक नॉक। अंदर आ जाओ, यांगपो ने कहा। दरवाजा बंद था, लेकिन प्रेजेंस डिटेक्शन के जरिए कोई भी मार्शल आर्टिस्ट आसानी से बाहर खड़े इंसान को महसूस कर सकता था। जियांग फे कमरे में घुसा तो देखा कि दोनों ट्विन्स अपने पजामस में थीं। भले ही उनके नाइट सूट काफी लूज थे, फिर भी उनमें यांगपो और यांगचिंग के कर्व साफ झलक रहे थे। शायद वो सोने की तैयारी कर रही थीं, इसलिए उन्होंने अपनी बाइंडिंग्स हटा दी थीं। ना चाहते हुए भी जियांग फे की नजरें किसी कैनन 1DX कैमरे से भी तेज स्पीड से यांगपो के क्यूट पीक्स पर ऑटो फोकस हो गईं। कॉफ खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जियांग फे ने हल्का सा खांसने का नाटक किया। भले ही लड़कियों ने नोटिस नहीं किया कि उसकी नजरें कहाँ थीं, पर जियांग फे को अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था। फिर भी उसके अंदर की मैनली इंस्टिंक्ट ने उस गिल्ट को हावी नहीं होने दिया। यहां तक कि उसने एक बार फिर से छुपकर यांगपो के पर की पीक्स को ताड़ लिया था। बिग ब्रदर जियांग फे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? यांगचिंग अपने बिस्तर से उछलकर सीधे जियांग फे के सामने खड़ी हो गई। उग! उन दोनों के बीच मैसिव हाइट डिफरेंस होने की वजह से जियांग फे को सामने का नजारा देखने के लिए बस हल्का सा सिर नीचे करना पड़ा। उस खूबसूरत वादी में दो पिंक पीक्स भी साफ नजर आ रहे थे। ये नजारा देखते ही वो एकदम से हड़बड़ा गया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। तभी यांगचिंग को भी समझ आ गया कि असल में क्या चल रहा है। वो तुरंत पीछे हटकर अपने बिस्तर पर गई और एक तकिए से अपनी चेस्ट को छुपा लिया। अयी बिग ब्रदर तो सच में बहुत बड़े पर्वर्ट हैं। लिटिल चिंग, मुझे पक्का यकीन है कि बिग ब्रदर जियांग फे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। ईहम, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम यहां कैसे आए? यांगपो ने आगे कहा। हाँ, दरअसल मुझे तुमसे एक काम था, जियांग फे ने कहा। बोलो ना, यांगपो ने जवाब दिया। मुझे सोरिंग क्लाउड सेक्ट और ये तियानशुन से बात करनी है। इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जियांग फे ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। अभी? यांगपो एकदम से चौंक गई। हाँ, मुझे ये मामला जल्द से जल्द क्लियर करना है, जियांग फे ने सीरियस होते हुए कहा। अभी सोरिंग क्लाउड सेक्ट के साथ साथ ये तियानशुन भी गुस्से से पागल हो रहे हैं। स्नो माउंटेन सेक्ट के अलावा और भी कई सेक्ट्स हैं जिन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट कोई बहुत बड़ा या ड्रास्टिक कदम नहीं उठाएगा, यांगपो ने समझाया। उसने एकदम सच कहा था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, कई सेक्ट्स ने अपने आप ही पीछे हटने का फैसला कर लिया था। उनके लिए लेवल 5 के मास्टर के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने का ये एक बहुत अच्छा चांस था। अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाए तो कम से कम उन्हें और ज्यादा ग्रैंड रेस्टोरेशन पिल्स और ईविल पर्जिंग पिल्स पाने का एक बढ़िया मौका तो मिल ही जाएगा। मुझे पता है तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, पर मेरी मानो तो तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने कहा है, थोड़ा सोचने के बाद जियांग फे ने कहा। ठीक है, यांगपो ने कहा। जियांग फे को इतना डिटरमाइंड देखकर वो कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे पूरा यकीन था कि जियांग फे पक्का अपने लेवल 5 वाले मास्टर को बुलाएगा। इस तरह वो अकेले भी सेफ रहेगा। यांगपो को उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्दी सो जाना, जियांग फे ने उनके कमरे से निकलने से पहले कहा। पूरे टाइम उसने अपने चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन बनाए रखा था। पूरा कमरा उन लड़कियों की खुशबू से महक रहा था। ऊपर से उन्होंने सिर्फ पजामस पहने हुए थे और कुछ नहीं। वो लूज कपड़े उनकी स्किन को ठीक से कवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जियांग फे उनके हॉन्कर्स पर बने छोटे छोटे उभार भी साफ देख सकता था। जियांग फे अभी भी प्यूबर्टी से गुजर रहा एक जवान लड़का था। अगर वो वहां थोड़ी देर और रुकता तो शायद उस बेचारे की नाक से खून ही बहने लगता। जियांग फे जूनियर भी बाहर आने लगता, और अगर उसने अपना टेंट गाड़ लिया तो शायद वो यांगपो और यांगचिंग से दोबारा कभी बात ही नहीं कर पाता। अपने कमरे में वापस आकर जियांग फे ने हाँ तियान्यू को कॉल किया। हाँ, सोरिंग क्लाउड सेक्ट के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब जानना है, जियांग फे ने कहा। तुम क्या करने वाले हो? हाँ, तियान्यू ने टेंशन में आकर पूछा। वो सुन सकता था कि जियांग फे की आवाज में गुस्सा था। कुछ नहीं, मैं बस इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूं, जियांग फे ने कहा। वो सच बोल रहा था। उसने ये जांगफा को नहीं मारा था और उसे लगा कि एक बार वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट से बात कर लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो बस ये जानना चाहता था कि वो सेक्ट कितना बड़ा और पावरफुल था। प्लीज जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। भगवान के लिए समझो, सोरिंग क्लाउड सेक्ट एक बहुत पावरफुल सेक्ट है। हाँ, तियान्यू चिल्लाया, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की फिक्र हो रही थी। लेकिन उन दोनों के बीच कुछ ही बातों के बाद हाँ तियान्यू मान गया और उसे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के बारे में वो सब बता दिया जो वो जानता था। सोरिंग क्लाउड सेक्ट नॉर्दर्न फैक्शन का सबसे बड़ा सेक्ट था। उनका बेस या कहो घर माउंट हैंग की चोटी पर था। जाहिर है उनका बेस बाहरी दुनिया से एकदम अलग था। कोई भी ऐरा गैरा सीधा जाकर उनके दरवाजे पर नॉक नहीं कर सकता था।
उनके करंट सेक्ट लीडर का नाम मा स्वानटोंग था, जो लेवल 4 की पिनेकल स्टेज का फाइटर था। उसके अलावा वहां ग्रैंड एल्डर ये तियानशुन, उसका राइट हैंड मैन बाई शियानडाओ और लेफ्ट हैंड मैन जंग जोंगजिन भी थे। वो सब भी लेवल 4 की पिनेकल स्टेज पर थे। पूरा सेक्ट इन चारों लेवल 4 की पिनेकल स्टेज वाले फाइटर्स के कंट्रोल में था। यही वजह थी कि ये सेक्ट बाकी सेक्ट्स पर अपना दबदबा बना पाया और नॉर्दर्न फैक्शन का सबसे ताकतवर सेक्ट बन गया। HMPH सिर्फ लेवल 4, क्या वहां कोई लेवल 5 वाला नहीं है? जियांग फेई ने पूछा। प्लीज, अगर शहर में इतने सारे लेवल 5 वाले घूम रहे होते तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर सेक्ट के लीडर की कुर्सी पर कुछ लेवल 5 वाले बैठे होते? हाँ, तियानियू ने कहा। उसके नजरिए से जियांग फेई अभी भी बहुत बच्चा था। तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम लेवल 4 की पिनिकल स्टेज वाले इंसान को हल्के में मत लो। किसी भी रैंडम लेवल 4 फाइटर को लेवल 4 की पिनिकल स्टेज वाले के सामने खड़ा कर दो। वो पिनिकल स्टेज वाला आसानी से लेवल 4 के बिगिनर और इंटरमीडिएट स्टेज वाले सैकड़ों फाइटर्स को मार सकता है। हाँ, तियानियू ने अपनी बात में जोड़ा। मैं समझ गया। जियांग फेई को हमेशा लगता था कि पावर लेवल कैटेगराइजेशन बहुत कंफ्यूजिंग है। मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए अलग था और म्यूटेंट्स व एबिलिटी यूजर्स के लिए अलग। म्यूटेंट्स को जज करने का तरीका उतना स्ट्रिक्ट नहीं था जितना मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए था। लेवल 4 से नीचे के म्यूटेंट्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और कोई भी जो लेवल 5 पर था वो प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल होता था। लेवल 4 और लेवल 5 के बीच का गैप बहुत ज्यादा था। मार्शल आर्टिस्ट्स की तरह ही लेवल 4 के म्यूटेंट्स भी अकेले ही कई सौ लेवल 4 म्यूटेंट्स को आसानी से हरा सकते थे। हाँ, तियानियू की बात से जियांग फेई को समझ आ गया था कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट में 20 फाइटर्स लेवल 4 के थे और सैकड़ों फाइटर्स लेवल 3 के। यहां से वो समझ गया कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट को अलायंस के सेक्ट्स में सबसे ताकतवर क्यों माना जाता था और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे बना पाते थे। सुनो, मुझे अभी खबर मिली है कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। उन्होंने दूसरे सेक्ट लीडर्स की शांति बनाए रखने की एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया है। वो तुम्हारे पीछे आएंगे। हाँ, तियानियू चिल्लाया। भले ही यांगफा को जियांग फेई ने नहीं मारा था, पर उन्हें सच नहीं पता था। सारे साइंस और सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये यांगफा सच में जियांग फेई का पीछा कर रहा था और दोनों का आमना सामना भी हुआ था। उसके बाद से वो गायब हो गया। कुछ ही देर बाद ये यांगफा की लाइफ प्लेट टूट गई, जिसका मतलब था कि वो मर चुका है। सोरिंग क्लाउड सेक्ट और दूसरे सेक्ट लीडर्स के नजरिए से देखें तो ये यांगफा को जियांग फेई ने ही मारा था। उनका प्लान क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि ये तियानशुन ये यांगफा की मौत पर पागल हो रहा है। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तियानियू ने कहा। हाँ, मैं रखूंगा, जियांग फेई ने धीरे से कहा। मैं जितनी जल्दी हो सके चाइना वापस आऊंगा, पर मुझे कहना पड़ेगा कि अलायंस में मेरा इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को अपनी एडवाइस देकर तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूं। हाँ, तियानियू ने जियांग फी का साथ देने का पक्का फैसला कर लिया था। उसके खुद के मास्टर ने उसे तब तक रुकने को कहा था जब तक मामला शांत न हो जाए। वो हाँ, तियानियू को इस कन्फ्लिक्ट में पड़ने की परमिशन नहीं देंगे। हाँ, तियानियू के मास्टर किसी के साथ भी गलत करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, चाहे वो कोई लेवल 5 का मास्टर हो या सोरिंग क्लाउड सेक्ट। FCK द सोरिंग क्लाउड हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। हाँ, तियानियू का फोन कटने के बाद जियांग फेई ने खुद से भड़ास निकालते हुए कहा। वो आक्वामून हेवनली पैलेस में अपनी थोड़ी पहचान का इस्तेमाल करके सीधे सोरिंग क्लाउड को समझाना चाहता था कि असल में क्या हुआ था, इस उम्मीद में कि शायद मामला शांत हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। सच कहूं तो जियांग फेई सोरिंग क्लाउड सेक्ट से पंगा नहीं लेना चाहता था। भले ही वो किसी भी घटिया तरीके से उसे विलन साबित कर दें, वो फिर भी सोरिंग क्लाउड सेक्ट से उलझना नहीं चाहता था। वो अपनी औकात अच्छे से जानता था। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कमजोर हैं। वो जानता था कि वो अभी भी वीक है। अगर सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने हमला किया तो जियांग फेई, जो अभी अभी लेवल 4 के रेल में पहुंचा था, पूरे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के सामने अकेला नहीं टिक पाएगा। क्रैश ARGHHH। उसी वक्त जियांग फेई को शीशा टूटने की आवाज और अपनी मम्मी की चीख सुनाई दी। पलक झपकते ही जियांग फेई अपने पैरों पर उछला और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर भागते हुए चिल्लाया, मम्मी। वो सीधा वॉकवे पार करते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ दौड़ा। बिना दरवाजा खोले ही जियांग फेई ने कमरे के अंदर छलांग लगा दी, पर वहां टूटे शीशे और एक खाली बिस्तर के अलावा कुछ नहीं मिला। FCK। जियांग फेई अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया। वो पूरी तरह टूट चुका था, बेबस महसूस कर रहा था और सबसे बड़ी बात, वो गुस्से से उबल रहा था। बस थोड़ा इंतजार करो ये तियानशुन। जब मैं तुमसे निपटूंगा तो तुम और तुम्हारा ये घटिया सेक्ट दोनों खत्म हो चुके होंगे। गुस्से की सारी हदें पार करते हुए जियांग फेई ने अपनी भड़ास निकालने के लिए जमीन पर जोर से घूसा मारा, जिससे एक ही झटके में दीवारें और यहां तक कि छत भी चटक गईं। ब्रदर जियांग फेई, क्या हुआ? यांगपो चिल्लाई जब दोनों बहनें वहां पहुंचीं। ये तियानशुन हुआ है, जियांग फी ने यांगपो को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में खून सवार था। ब्रदर जियांग फेई, उस वक्त यांगचिंग कुछ नहीं कर सकती थी। ब्रदर जियांग फेई, तुम क्या करने वाले हो? यांगपो ने उसकी आवाज में वो ब्लडलस्ट महसूस करते हुए पूछा। तुम बताओ,
अगर मेरे पेरेंट्स को एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे सॉरिंग क्लाउड सेक्ट को जमीन में गाड़ दूंगा, जियांग फे ने कहा। उसके अंदर मारने की प्यास इतनी उबल रही थी कि उसके चारों तरफ एक हल्का सा ऑरा बन गया था। सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने अपनी आखिरी हद पार कर दी थी। ब्रदर जियांग फे, प्लीज शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। मैं अपने लोगों से बात करूंगी और इस मामले को शांति से सुलझा लूंगी, यांग पो ने कहा। तुम जो कर सकती हो करो, मुझे थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए, जियांग फे ने कहा। उस वक्त उसका दिमाग इमोशंस के किसी तूफान से गुजर रहा था। वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए खुद पर अपने गुस्से को हावी होने दिया था। यांगचिंग और यांगपो के जाने के बाद जियांग फे अपने पेरेंट्स के कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में काउच पर बैठ गया। खुले हुए खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जियांग फे ने खिड़की बंद करने की जहमत तक नहीं उठाई क्योंकि उसे खुद को शांत करने की जरूरत थी। वो अभी भी अपनी पूरी बॉडी में धड़कन महसूस कर सकता था। उसे लगा था कि उसने अपने पेरेंट्स को खतरे से बचाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन यह साफ था कि उसने काफी कुछ नहीं किया था। जियांग फे दुनिया में सबसे आखिर में यही चाहता था कि उसके पेरेंट्स मेटाह्यूमन्स की दुनिया में घसीटे जाएं। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर वो काफी नहीं थी। अगर डर और नाम का खौफ काफी नहीं था तो अब मैं उन्हें खून दिखाऊंगा ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, जियांग फे ने खुद से कहा। उसकी धड़कनें तेज और तेज होती जा रही थीं। हर सेकंड के साथ उसकी आंखें और लाल होती जा रही थीं। उसके हाथों की सारी नसें उभर कर दिखने लगी थीं। इस वक्त उसके अंदर सिर्फ खून नहीं बह रहा था, वहां गुस्सा, भड़ास, नफरत, बदला और जान लेने की प्यास थी। 0541 इस सिचुएशन को एनालाइज करो, जियांग फे ने कहा। वो आधी रात तक लिविंग रूम के काउच पर ही बैठा रहा। उसके लिए सो पाना एकदम नामुमकिन था। आखिर में उसने कुछ सोचा और अपनी रिंग से हेल्प मांगी। कलेक्ट किए गए डेटा के हिसाब से सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। हो सकता है आप सर्वाइव ना कर पाएं, 0541 ने कहा। सर्वाइव? मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरे पेरेंट्स वापस चाहिए। बस ये बताओ कि क्या मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकता हूं, जियांग फे ने कहा। सक्सेस के 40% चांस हैं, रिंग ने कहा। इतना काफी है, अपने दांत पीसते हुए जियांग फे ने कहा। जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। वो हमेशा से किस्मत के साथ खेलता आया था और इस बार बात उसके पेरेंट्स की थी। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वो हमेशा वापस अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाता था। अभी उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसके पेरेंट्स थे। कैप्टन, क्या मैं कुछ सजेशंस दे सकता हूं? हमें एक रीसप्लाई की जरूरत है, 0541 ने कहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि जियांग फे अपने पेरेंट्स को बचाने के प्लान पर आगे बढ़ेगा। तुम जो भी हेल्प कर सकते हो मुझे मंजूर है। चलो चलें, जियांग फे ने कहा। उसके बाद वो अपना घर और मैंडा स्क्वायर छोड़कर निकल गया। जब उसे तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है तो जियांग फे ने अपनी जाइगेंटिक स्वॉर्ड निकाली और उसे एक्टिवेट किया। मैं कहाँ जा रहा हूं? मैंने होवरबोर्ड में कोऑर्डिनेट सेट कर दिए हैं, 0541 ने कहा। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया और बोर्ड को पकड़ लिया जो तेजी से वेस्ट की तरफ उड़ने लगा। बोर्ड बहुत ही फास्ट उड़ रहा था। जिस शहर में जियांग फे रहता था वो अब बस रोशनी की लकीरों जैसा लग रहा था जो कुछ ही सेकंड्स में आंखों से ओझल हो गईं। थोड़ी ही देर में जियांग फे एक छोटे से सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गया। यहां? जियांग फे ने पूछा। हाँ, हालांकि एंट्रेंस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पर हमारे ठीक नीचे 300 मीटर्स की गहराई में एक फैसिलिटी है, 0541 ने कहा। ठीक है, तो फिर अंदर चलते हैं, जियांग फे ने कहा। उसने होवरबोर्ड को कंट्रोल किया और जमीन पर लैंड कर गया। उसके जमीन छूते ही 0541 ने क्लोकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और जियांग फे को इनविजिबल बना दिया। एंट्रेंस ढूंढो, जियांग फे ने अपनी जायंट सॉर्ड जो उसका होवरबोर्ड था वापस रखते हुए कहा। लोकेटिंग। जियांग फे शहर से ज्यादा दूर नहीं था क्योंकि वो ठीक जांग फैमिली की एक सीक्रेट फैसिलिटी के ऊपर खड़ा था। ये जगह उस फैसिलिटी से बस कुछ ही किलोमीटर्स दूर थी जहां कभी जांग यांगशू ने जियांग फे को लाया था। जियांग फे का करंट ऑब्जेक्टिव वो सारे वेपनरी वापस लेना था जो कभी ब्रेवहार्ट शिप के थे। अपनी पिछली विजिट्स में जियांग फे को हथियारों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसके दो रीजंस थे। पहला ये कि 0541 उस वक्त हाइबरनेशन स्टेट में था और दूसरा ये कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ शिप फैक्ट्रीज, शिप फ्रैगमेंट्स और एनर्जी सोर्सेज में था। पर इस वक्त जियांग फे को हर उस छोटे से अपग्रेड की जरूरत थी जो उसके हाथ लग सके। शिप फ्रैगमेंट्स को तो उसने साइड में ही रख दिया था। भले ही हाँ, टियान्यू के पास मंडा स्क्वायर के ठीक नीचे शिप फ्रैगमेंट का एक बड़ा हिस्सा था जो असल में एंटरटेनमेंट मॉड्यूल था और जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर था, पर जियांग फे को वो नहीं चाहिए था क्योंकि वो कोई आर्मी नहीं बनाना चाहता था। अभी जांग फैमिली के पास जो था वो मिलिट्री स्टैंडर्ड वेपनरी था और जियांग फे को ठीक इसी चीज की जरूरत थी। एंट्रेंस लोकेट हो चुका है, 5 मिनट्स बाद 0541 ने कहा। फिर उस रिंग ने टेलीपैथिकली वो इन्फॉर्मेशन जियांग फे के दिमाग में फीड कर दी और उसे एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ ले गई जो सिर्फ 2 से 3 मीटर्स ऊंची थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे वो दरवाजा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसे बहुत अच्छे से कैमोफ्लाज किया गया था। अंदर घुसो, जियांग फे ने कहा। एंट्रेंस के साइड में लगा सिक्योरिटी कंसोल 0541 की हैकिंग कैपेबिलिटी के आगे कुछ भी नहीं था।
1 सेकंड से भी कम टाइम में सिक्योरिटी ओवरराइड हो गई और दरवाज़ा खुल गया। जियांग फे के अंदर जाते ही 0541 ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई भी उनकी प्रेजेंस नोटिस ना कर सके। क्योंकि जियांग फे क्लोक कर रहा था, इसलिए एंट्रेंस पर लगे सिक्योरिटी कैमरास कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। मेटा ह्यूमन सोसाइटी के सामने जांग फैमिली की कोई औकात नहीं थी। उस फैमिली ने बस कुछ गिने चुने वीक मेटा ह्यूमंस को अपने मसल के तौर पर हायर किया हुआ था, और उनके सारे सिक्योरिटी पर्सनल नॉर्मल इंसान थे। उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो अपने बेस्ट लेवल पर भी सिर्फ इंसानों की बनाई हुई थी। सिर्फ उनके हथियार ही मजबूत थे क्योंकि वो शिप की वेपनरी की कॉपीज थे। जियांग फे ने 0541 की डायरेक्शंस फॉलो की और कई अंधेरे कॉरिडोर्स पार करने के बाद मेन वेपन स्टोरेज फैसिलिटी तक पहुंच गया। ये तो बहुत सारे हथियार हैं, जियांग फे ने कहा जब उसने देखा कि जांग फैमिली ने कितने सारे वेपन्स बना लिए थे। भले ही उसने वो हथियार देखे थे जो जांग यांगशु ने उसे दिखाए थे, पर वो एलियन टेक के नहीं थे। वो बहुत सारे थे, लेकिन करीब से देखने पर जियांग फे को इस बात की खुशी हुई कि जांग फैमिली अभी बस एलियन वेपन्स के क्लोन्स बनाना सीखना शुरू ही कर पाई थी। जांग फैमिली अभी सिर्फ सिंपल साइड आर्म्स के पीछे की टेक्नोलॉजी को ही समझ पाई है। हैवी आर्टिलरी को एनालाइज और रिवर्स इंजीनियर करना अभी उनके लिए बहुत दूर की बात है। उनके सामने हमेशा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पावर सप्लाई और मजबूत पार्ट्स बनाने की रही है, 0541 ने कहा। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, जांग फैमिली सिर्फ एलियन वेपन्स के लोअर क्वालिटी डुप्लीकेट्स ही बना पा रही थी। गन के कई पार्ट्स इतनी मैसिव फायर पावर झेल ही नहीं सकते थे, इसलिए फायरआर्म की बिल्डिंग क्वालिटी को मैच करने के लिए उन्हें हथियारों का साइज बढ़ाना पड़ा और आउटपुट पावर कम करनी पड़ी। बहुत सी बड़ी हैवी आर्टिलरी को रिप्रोड्यूस करना नामुमकिन था क्योंकि उसके लिए जरूरी शेयर पावर आउटपुट और मटेरियल्स आज के टाइम में अवेलेबल ही नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ राइफल्स और गन्स ही थीं। कुछ और छोटे वेपन्स भी थे जैसे पोर्टेबल कैनन्स और शॉर्ट राउंड बजूकास। वो एलियन टेक्नोलॉजीज थीं और उन्हें अभी तक एनालाइज नहीं किया जा सका था। एक हाईली एफिशिएंट पावर सप्लाई बनाने में ब्रेक थ्रू मिलने के बाद ही वो ऊपर बताए गए हथियारों की कॉपीज बना पाते। इस आर्मरी में पर्सनल वेपन्स की एक पूरी अरे है। आर्मर पियर्सिंग लाइट कैनन्स, एनर्जी पल्स कैनन्स, हाई एनर्जी लेजर गन्स। 0541 हैरान लग रहा था, या यूं कहें कि इम्प्रेस्ड था। हैवी आर्टिलरी ले लो और छोटे हथियारों को जैंग्स के लिए छोड़ दो, जियांग फे ने हथियारों पर एक अच्छी नज़र डालने के बाद कहा। 0541 ने फिर उन हथियारों को स्टोर करना शुरू कर दिया जो जियांग फे के ऑर्डर से मैच करते थे। भले ही उन्हें हैवी आर्टिलरी कहा जाता था, पर वो औरतों की लिपस्टिक से ज्यादा बड़े नहीं थे। प्लैनेट नामिक की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी और जांग फैमिली का काम इतना बेसिक। जैसे ही जियांग फे ने हथियारों को लोड करना खत्म किया, अलार्म बजने लगा। पूरा स्टोरेज रूम लाल रोशनी में फ्लैश करने लगा। भले ही जियांग फे हमेशा से क्लोक कर रहा था, पर हैवी आर्टिलरी को वहां से हटाने की वजह से मूवमेंट में चेंज ट्रिगर हो गया, जिससे अलार्म बज उठा। यहां से गायब होने का टाइम आ गया है, जियांग फे ने जल्दबाजी में कहा। जांग फैमिली से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर उसे सच में उन हथियारों की जरूरत थी। पिछली बार जांग फैमिली ने उसकी फैमिली पर जो मुसीबत खड़ी की थी, वो मामला जांग यांगसू के साथ ही सेटल हो गया था। यही रीजन था कि जियांग फे नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि हथियार उसने चुराए हैं। वो कोई खून खराबा नहीं चाहता था, भले ही इस वक्त वो गुस्से में किसी का भी खून पीने को तैयार था। देखते ही देखते जियांग फे सारी हैवी आर्टिलरी लेकर वेपन स्टोरेज से बाहर भाग गया। क्या हो रहा है पक्का नहीं पता, पर जहां तक मैं देख सकता हूं एलियन वेपन्स गायब हैं। किसी को चेक करने भेजो। हथियार ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो सकते। इंचार्ज लोग पैनिक करने लगे। जाहिर सी बात थी, अगर सच में हथियार गायब हो गए थे तो सारी मुसीबत उनके सिर पर ही आने वाली थी। जब स्टोरेज वर्कर्स ढूंढने में बिजी थे, तब तक जियांग फे फैसिलिटी से निकल चुका था। वहां कोई पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट, सेंसिटिव मेटा ह्यूमंस या बायोलॉजिकली मॉडिफाइड बींग्स नहीं थे जो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकें। 0541 की क्लोकिंग टेक की मदद से जियांग फे सच में एक भूत बन चुका था जो बिना कोई सुराग छोड़े और जा सकता था। हथियार हाथ में लिए जियांग फे हॉवरबोर्ड की मदद से आसमान में उड़ गया और ऐसी जगह उतरा जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें जो करना है वो शुरू करो, जियांग फे ने कहा। यस सर, मॉडिफिकेशन प्रोग्रेस में है। ETA 4 घंटे, 0541 ने कहा। अभी कुछ पल पहले जियांग फे ने जो कुछ भी किया था वो सब 0541 ने ही सजेस्ट किया था। उसने जियांग फे को सजेस्ट किया था कि वो हॉवरबोर्ड में वेपन्स इंस्टॉल करने के लिए उसे अपग्रेड करे। ऐसा करने के लिए जियांग फे को अपनी सॉर्ड पर इंस्टॉल करने के लिए नामिक की वेपनरी ढूंढनी पड़ी। अभी 0541 शिप के वेपन्स फैक्ट्री वाले हिस्से के बिना कोई भी मिलिट्री ग्रेड कॉन्स्ट्रक्ट नहीं बना सकता था। ज्यादा से ज्यादा वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कंबाइन और मॉडिफाई कर सकता था।